गुड मॉर्निंग एवरीवन। चैप्टर मटेरियल, और आज हम करेंगे इस चैप्टर का रिवीजन। और इस चैप्टर में जो भी थ्योरी दे रखी है हम सारे पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रिवीजन से। मटेरियल कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास बहुत सारी टेक्निक्स है। फर्स्ट टेक्निक से स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट टेक्निक का नाम है स्टॉक लेवल। बहुत सारे तरह के स्टॉक लेवल हम मेंटेन कर सकते हैं। कौन कौन से तरह के स्टॉक लेवल हो सकते हैं? टोटल 5 तरह के स्टॉक लेवल होते हैं। फर्स्ट, रीऑर्डर लेवल। सेकंड, मिनिमम लेवल। थर्ड, मैक्सिमम लेवल। फोर्थ, एवरेज लेवल। और फिफ्थ, डेंजर लेवल। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रीऑर्डर लेवल से। रीऑर्डर लेवल का मतलब है वो स्टॉक लेवल जहां पर हमें फ्रेश ऑर्डर देना है। द स्टॉक लेवल एट विच फ्रेश ऑर्डर इज टू बी गिवन फॉर परचेज ऑफ गुड्स। जहां पर हमें फ्रेश ऑर्डर देना है हम उस स्टॉक लेवल को रीऑर्डर स्टॉक लेवल कहते हैं। रीऑर्डर स्टॉक लेवल को कैलकुलेट करने के दो फॉर्मूले। फर्स्ट, अगर क्वेश्चन में सेफ्टी स्टॉक दे रखा हो, और सेकंड, अगर क्वेश्चन में सेफ्टी स्टॉक नहीं दे रखा हो। अगर क्वेश्चन में सेफ्टी स्टॉक दे रखा हो तो रीऑर्डर लेवल को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है एवरेज कंजम्पशन रेट मल्टीप्लाई बाय एवरेज रीऑर्डर पीरियड प्लस सेफ्टी स्टॉक लेवल। और अगर क्वेश्चन में सेफ्टी स्टॉक लेवल नहीं दे रखा है तो रीऑर्डर लेवल को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है मैक्सिमम कंजम्पशन रेट मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। सेफ्टी स्टॉक लेवल अगर नहीं दे रखा है तो फॉर्मूला मैक्सिमम कंजम्पशन रेट मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। और अगर सेफ्टी स्टॉक लेवल दे रखा है तो फॉर्मूला एवरेज कंजम्पशन रेट मल्टीप्लाई बाय एवरेज रीऑर्डर पीरियड प्लस सेफ्टी स्टॉक लेवल। सेकंड स्टॉक लेवल होता है मिनिमम स्टॉक लेवल। हमें कम से कम कितना स्टॉक मेंटेन करना है जिससे हमारा प्रोडक्शन बंद नहीं हो, हम उस स्टॉक लेवल को कहते हैं मिनिमम स्टॉक लेवल। इट इज द लोएस्ट लेवल ऑफ मटेरियल स्टॉक which must be maintained in hand at all times so that there is no stoppage of production due to non-availability of inventory. It is also known as safety stock level. इसको safety stock level भी कहते हैं। मिनिमम लेवल को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन रेट मल्टीप्लाई बाय एवरेज रीऑर्डर पीरियड। क्या फॉर्मूला है? रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन रेट मल्टीप्लाई बाय एवरेज रीऑर्डर पीरियड। तीसरा स्टॉक लेवल है मैक्सिमम स्टॉक लेवल। नाम से भी लगता है मैक्सिमम स्टॉक लेवल का मतलब हाईएस्ट क्वांटिटी ऑफ मटेरियल। इट इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ क्वांटिटी फॉर एनी मटेरियल विच कैन बी हेल्ड इन स्टॉक एट एनी टाइम। ज्यादा से ज्यादा स्टॉक की कितनी क्वांटिटी हो सकती है, हम उसको मैक्सिमम स्टॉक लेवल कहते हैं। मैक्सिमम स्टॉक लेवल को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है रीऑर्डर क्वांटिटी प्लस रीऑर्डर लेवल माइनस मिनिमम कंजम्पशन रेट मल्टीप्लाई बाय मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। क्या फॉर्मूला है? रीऑर्डर क्वांटिटी प्लस रीऑर्डर लेवल माइनस मिनिमम कंजम्पशन रेट मल्टीप्लाई बाय मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। फोर्थ स्टॉक लेवल है एवरेज स्टॉक लेवल। इट इज नॉर्मल क्वांटिटी ऑफ गुड्स अवेलेबल इन अवर स्टॉक। This is the quantity of material that is normally held in stock over a period. इसको कैलकुलेट करने के दो फॉर्मूले। पहला फॉर्मूला है मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल डिवाइडेड बाय 2, और दूसरा फॉर्मूला है मिनिमम लेवल प्लस 1/2 रीऑर्डर क्वांटिटी। दोनों के आंसर अलग अलग आ सकते हैं। हमें कौन सा फॉर्मूला काम में लेना है तो आप अपनी इच्छा से कोई भी एक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। जनरली हम फर्स्ट वाला फॉर्मूला ज्यादा काम लेते हैं, मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल डिवाइडेड बाय 2, बट आप सेकंड फॉर्मूला भी काम में ले सकते हैं, मिनिमम लेवल प्लस 1/2 रीऑर्डर क्वांटिटी। डेंजर लेवल, वो लेवल अगर यहां तक स्टॉक लेवल पहुंच जाए तो हम मटेरियल को इश्यू करना बंद कर देते हैं। केवल मटेरियल कहाँ इश्यू होता है? जहां इमरजेंसी यूज है वहीं पर मटेरियल को इश्यू किया जाता है। It is the level at which normal issue of material is stopped and emergency issue are only made.
इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है एवरेज कंजम्पशन रेट मल्टीप्लाई बाय रीऑर्डर पीरियड फॉर इमरजेंसी परचेज। क्या फॉर्मूला होता है? एवरेज कंजम्पशन रेट मल्टीप्लाई बाय रीऑर्डर पीरियड फॉर इमरजेंसी परचेज। ये जो भी हम स्टॉक लेवल कैलकुलेट करते हैं, ये हर टाइप ऑफ मटेरियल के अलग अलग कैलकुलेट किए जाते हैं। मान लो हमारे पास 4 तरह के रॉ मटेरियल है, ए बी सी डी, तो ए के स्टॉक लेवल अलग कैलकुलेट होंगे, बी के अलग कैलकुलेट होंगे, सी के अलग कैलकुलेट होंगे, डी के अलग कैलकुलेट होंगे। ऐसा नहीं है कि कंबाइंड होके सबके एक ही स्टॉक लेवल कैलकुलेट होते हैं, ऐसा नहीं होता। हर मटेरियल का स्टॉक लेवल अलग अलग कैलकुलेट होते हैं, राइट। सम पॉइंट्स फॉर कैलकुलेशन। सबसे पहले कंजम्पशन रेट। ज्यादातर जो भी हमने स्टॉक लेवल के फॉर्मूले पढ़े, सब में कंजम्पशन रेट यूज होती है। कंजम्पशन रेट पर डे हो सकती है, कंजम्पशन रेट पर वीक हो सकती है, कंजम्पशन रेट पर मंथ हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि रीऑर्डर पीरियड हमें किस में दे रखा है। अगर रीऑर्डर पीरियड हमें डेज में दे रखा है तो हमें कंजम्पशन रेट भी पर डे को कैलकुलेट करना होता है। अगर रीऑर्डर पीरियड वीक में दे रखी है तो कंजम्पशन रेट भी पर वीक होनी चाहिए, और अगर रीऑर्डर पीरियड मंथ में दे रखा है तो कंजम्पशन रेट भी पर मंथ होनी चाहिए। मतलब आप समझे, कंजम्पशन रेट का टाइम पीरियड, कंजम्पशन रेट पर डे होनी चाहिए, पर वीक होनी चाहिए या पर मंथ होनी चाहिए। ये डिपेंड करता है कि रीऑर्डर पीरियड का टाइम पीरियड किसमें, डेज में है, वीक में है या मंथ में। कंजम्पशन रेट या तो आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली दे रखी होती है, या फिर अगर आपको कंजम्पशन रेट डायरेक्टली नहीं दे रखी है तो आप प्रोडक्शन की रेट और रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड पर यूनिट दोनों को मल्टीप्लाई करके भी कंजम्पशन रेट को कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे मान लो आपको कंजम्पशन रेट पर डे कैलकुलेट करना है, आपको क्वेश्चन में प्रोडक्शन रेट दे रखी है कि एक दिन का प्रोडक्शन होता है 1000 यूनिट और एक यूनिट में 3 kg रॉ मटेरियल कंज्यूम होता है। तो एक दिन में कंजम्पशन कितना होगा? 1000 यूनिट का प्रोडक्शन मल्टीप्लाई बाय एक यूनिट में 3 kg का कंजम्पशन, इट मींस पर डे कंजम्पशन इज 3000 kg। आप मैक्सिमम कंजम्पशन रेट निकाल सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मैक्सिमम प्रोडक्शन रेट मल्टीप्लाई बाय रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड पर यूनिट। आप एवरेज कंजम्पशन रेट निकाल सकते हो, कैसे? एवरेज प्रोडक्शन रेट मल्टीप्लाई बाय रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड पर यूनिट। और आप मिनिमम कंजम्पशन की रेट निकाल सकते हो, कैसे? मिनिमम प्रोडक्शन रेट मल्टीप्लाई बाय रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड पर यूनिट। करेक्ट। तो या तो क्वेश्चन में अगर कंजम्पशन रेट डायरेक्टली दे रखी है तो दिमाग लगाना ही नहीं, या फिर प्रोडक्शन रेट और रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड पर यूनिट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके भी आप कंजम्पशन रेट को कैलकुलेट कर सकते हो। पीरियड ऑफ कंजम्पशन रेट। पीरियड ऑफ कंजम्पशन रेट शुड बी एज पर रीऑर्डर पीरियड। मैंने आपको बताया था कि जो कंजम्पशन रेट है वो पर डे होनी चाहिए या पर वीक या पर मंथ। ये डिपेंड करता है कि रीऑर्डर पीरियड का टाइम पीरियड क्या दे रखा है। इफ रीऑर्डर पीरियड इज गिवन इन डेज, कंजम्पशन रेट शुड बी पर डे। ओके। रीऑर्डर क्वांटिटी, या तो ये आपको क्वेश्चन में दे रखी होगी रीऑर्डर क्वांटिटी। अगर रीऑर्डर क्वांटिटी क्वेश्चन में नहीं दे रखी है तो हम ईओक्यू को रीऑर्डर क्वांटिटी मानते हैं। मतलब आपको क्या करना पड़ेगा? ईओक्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसको रीऑर्डर क्वांटिटी मानोगे और फिर उसको आप फॉर्मूले में यूज करोगे। रीऑर्डर क्वांटिटी कहाँ पर यूज आती है? एक तो मैक्सिमम लेवल को कैलकुलेट करने में, और अगर आप एवरेज लेवल का सेकंड वाला फॉर्मूला काम लेते हो तो वहां पर भी रीऑर्डर क्वांटिटी काम में आती है। ठीक है। तो रीऑर्डर क्वांटिटी या तो क्वेश्चन में डायरेक्टली दे रखा होगा, या फिर ईओक्यू को कैलकुलेट करो और ईओक्यू को हम रीऑर्डर क्वांटिटी मानते हैं। रीऑर्डर क्वांटिटी का मतलब एक ऑर्डर की साइज, राइट। और ईओक्यू का मतलब एक ऑर्डर की साइज जो कि इकोनॉमिकल हो, मतलब जहां पर टोटल कॉस्ट हमारी मिनिमम लगे। वैसे नेक्स्ट पॉइंट हम उसी को डिस्कस करने वाले। सेकंड टेक्निक स्टोर मैनेजमेंट, जिसको हम मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल कह सकते हैं, उसकी सेकंड टेक्निक है ईओक्यू, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो यही है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। द साइज ऑफ एन ऑर्डर फॉर विच टोटल ऑफ ऑर्डरिंग एंड कैरिंग कॉस्ट इज मिनिमम। जहां पर हमारी जो टोटल कॉस्ट है वो मिनिमम लगे, वो ऑर्डर की साइज होती है इकोनॉमिक ऑर्डर साइज। It is size of order at which total ordering cost and total carrying cost is equal. EOQ पर total ordering cost और total carrying cost ये दोनों equal होती है। At EOQ total ordering cost and total carrying cost is equal.
इट इज EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। EOQ को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है? अंडर रूट 2AB डिवाइडेड बाय C। क्या फॉर्मूला है? अंडर रूट 2AB डिवाइडेड बाय C। इसमें A का मतलब है एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, जिसको आप एनुअल कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल भी कह सकते हो, आप इसको एनुअल परचेज ऑफ रॉ मटेरियल भी कह सकते हो। हम यहाँ पर एज्यूम करते हैं कि एनुअल परचेज और एनुअल कंजम्पशन ये दोनों सेम है, यहाँ पर हम ये एज्यूम कर रहे हैं। एनुअल कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल ये तो हो गया ए। बी का मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, और सी का मतलब कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। कैरिंग कॉस्ट को हम स्टोरेज कॉस्ट भी कह सकते हैं, कैरिंग कॉस्ट को हम स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट भी कह सकते हैं। अब इन सब की कैलकुलेशन कैसे होती है? ए को कैसे कैलकुलेट करते हैं, बी को कैसे कैलकुलेट करते हैं, सी को कैसे कैलकुलेट करते हैं? सबसे पहले बात करते हैं ए की, एनुअल कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल। हमें एक साल में रॉ मटेरियल कितना चाहिए? ए का मतलब है हमारी एक साल की रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट कितनी है। अब इसको कैलकुलेट कैसे करें? पहला तरीका, या तो ये क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली दे रखा है, हमें एक साल में इतना रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड है, एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, या फिर इसको ये भी कह सकते हैं एनुअल डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल। इट इज ऑल्सो एनुअल कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, तो या तो आपको डायरेक्टली दे रखा हो कि हमें एक साल में इतना चाहिए, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि हमें एक महीने की रिक्वायरमेंट दे सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई बाय 12 कर लो, एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, ऐसा भी कर सकते हो। या फिर दूसरा तरीका है, कंजम्पशन अगर एक साल का एक अलग से नहीं, मतलब स्पेसिफिकली नहीं दे रखा है, तो इसको कैलकुलेट करने का दूसरा तरीका है एनुअल प्रोडक्शन दे रखा हो, उसको मल्टीप्लाई करो रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड पर यूनिट। जैसे आपको दे रखा है कि हम एक साल में 1 लाख यूनिट का प्रोडक्शन करेंगे एंड 1 यूनिट रिक्वायर 3 kg रॉ मटेरियल। एक साल में 1 लाख यूनिट का प्रोडक्शन और एक यूनिट में 3 kg रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट। इट मींस एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल इज 3 लाख kg। 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 3। एक साल में हमें कितना रॉ मटेरियल चाहिए, हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं। या फिर एक तरीका और है, एवरेज कंजम्पशन रेट दे रखी हो, उसको 365, 52 या 12 से मल्टीप्लाई कर लो। अगर आपको एवरेज कंजम्पशन रेट पर डे दे रखी है तो आप उसको 365 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। इट इज एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, मींस एनुअल कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल। अगर आपको एवरेज कंजम्पशन रेट वीक में दे रखी है तो मल्टीप्लाई बाय 52 कर लीजिए, और अगर आपको एवरेज कंजम्पशन रेट मंथ में दे रखी है तो मल्टीप्लाई बाय 12 कर लीजिए। रिजल्ट इज एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल। ये 3 तरीके जो मैंने आपको यहाँ पर दे रखे हैं, आपको ये तीनों तरीके सीरियल ऑर्डर से याद रखना है। मतलब अगर आपको ये क्वेश्चन में डायरेक्टली एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल दे रखी है तो फिर सेकंड और थर्ड पॉइंट को दिमाग से निकाल दो। डायरेक्टली हमें पता है कितना एक साल में रॉ मटेरियल हमें रिक्वायर्ड है, बट अगर ये फर्स्ट नहीं दे रखा है तो फिर आप सेकंड का यूज करोगे। आपको क्वेश्चन में एनुअल प्रोडक्शन दे रखा है और एक यूनिट में कितना रॉ मटेरियल चाहिए वो भी दे रखा है, तो आप, या फिर ये भी हो सकता है एनुअल प्रोडक्शन ही देखे, आपको मंथली प्रोडक्शन दे रखा हो, तो आप मंथली प्रोडक्शन से एनुअल प्रोडक्शन कैलकुलेट कर लो, मल्टीप्लाई बाय रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड पर यूनिट। बट कुछ क्वेश्चन में हमने देखा था कि एनुअल प्रोडक्शन तो कैलकुलेट हो जाता है, बट क्वेश्चन में रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड पर यूनिट की डिटेल नहीं दे रखी होती है। तब जब एनुअल प्रोडक्शन इज नॉट एनुअल कंजम्पशन, प्रोडक्शन अलग है, कंजम्पशन अलग है। कंजम्पशन को हम प्रोडक्शन से कैलकुलेट कर सकते हैं, बट प्रोडक्शन और कंजम्पशन दोनों सेम नहीं है। तो अगर हम प्रोडक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं या उसकी डिटेल क्वेश्चन में दे रखी है, बट रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड पर यूनिट इसकी डिटेल क्वेश्चन में नहीं दे रखी है, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? हमने ऐसे क्वेश्चन में तीसरे तरीके को काम में लिया, एवरेज कंजम्पशन रेट मल्टीप्लाई बाय 365 या 52 या 12। ध्यान रखना, फर्स्ट तरीका सबसे पहले, अगर ये नहीं है तो सेकंड तरीका काम आएगा, और सेकंड तरीके में जब ये दोनों इंफॉर्मेशन होगी तो ये सेकंड तरीका काम आएगा। अगर एक इंफॉर्मेशन होगी तो सेकंड तरीका भी काम नहीं आने वाला है। अगर फर्स्ट तरीका नहीं है तो सेकंड, अगर सेकंड के लिए भी इंफॉर्मेशन पूरी नहीं है तो फिर थर्ड तरीके को यूज करना है। एवरेज कंजम्पशन रेट अगर डेज में है तो मल्टीप्लाई बाय 365, वीक में है तो मल्टीप्लाई बाय 52, मंथ में है तो मल्टीप्लाई बाय 12, राइट। तो ये हो गया आपका एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल। उसके बाद बारी आती है ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर बी। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, इन शॉर्ट बी। एक ऑर्डर की कॉस्ट, हम एक परचेज ऑर्डर प्लेस करते हैं, उसकी क्या कॉस्ट लगती है,
या तो ये क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली दे रखी हो, और ज़्यादातर क्वेश्चन में आपको ये डायरेक्टली दे ही रखी होती है। बट हो सकता है ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर डायरेक्टली नहीं दे रखी हो सकता है हमें बहुत सारे खर्चे दे रखे हो जो पर ऑर्डर हमें दे रखे हो कि ये एक्सपेंडिचर पर ऑर्डर लगता है, तो वो सारे एक्सपेंडिचर जो पर ऑर्डर लगते हैं उनको टोटल कर दीजिए, उनकी टोटल कर दीजिए। एड ऑल एक्सपेंसेस विच इज पर ऑर्डर गिवन इन क्वेश्चन। जो भी खर्चे पर ऑर्डर दे रखे हैं उन सबको जोड़ लीजिए। रिजल्ट इज व्हाट? ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। जो भी एक्सपेंडिचर पर ऑर्डर लगते हैं, या तो पर ऑर्डर दे रखा होता है या फिर पर लॉट, या तो वर्ड यूज करते हैं पर ऑर्डर या फिर वर्ड यूज करते हैं पर लॉट। तो जो भी एक्सपेंडिचर पर लॉट या पर ऑर्डर दे रखे हैं उन सबको ऐड कर लीजिए। रिजल्ट इज व्हाट? ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं बी। फिर बारी आती है कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम की। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम या तो डायरेक्टली क्वेश्चन में दे रखी है या फिर कैरिंग कॉस्ट के परसेंटेज दे रखे होते हैं। अगर कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज में दे रखी है तो आपको क्या करना है? परचेज प्राइस, जो भी मटेरियल की परचेज प्राइस है पर यूनिट या पर केजी, उसको आप मल्टीप्लाई कीजिए परसेंटेज ऑफ कैरिंग कॉस्ट से। ये जो फर्स्ट वाला तरीका है डायरेक्टली गिवन इन क्वेश्चन, इसको थोड़ा और मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम हो सकता है आपको एक पर्टिकुलर अच्छा, कैरिंग कॉस्ट का एक नाम स्टोरेज कॉस्ट भी हो सकता है, कैरिंग कॉस्ट का एक नाम स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट भी हो सकता है, या तो कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम का अमाउंट दे रखा हो कि 5 रुपीज कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, या स्टोरेज कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, ऐसा कुछ दिया हो तो ये आपको डायरेक्टली दे रखी है। या फिर बहुत बार ऐसा भी दे सकते हैं कि कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम नहीं देखे, पर मंथ दे रखी हो, तो आप मल्टीप्लाई बाय 12 कर लो कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। हो सकता है कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर डे दे रखी हो, तो आप उसको मल्टीप्लाई बाय 365 कर लो, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम आपको मिल जाएगा, है ना। तो ऐसा भी आ सकता है। हमें क्या चाहिए? कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट चाहिए और पर एनम चाहिए। आप समझ गए? अच्छा, अगर आप ये सेकंड वाला तरीका लेते हो तो इसमें भी ये हो सकता है कि कैरिंग कॉस्ट के जो परसेंटेज होते हैं वो अलग अलग। कैरिंग कॉस्ट में हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं? जैसे इंटरेस्ट को कैरिंग कॉस्ट में इंक्लूड करते हैं, स्टोरेज की कॉस्ट को कैरिंग कॉस्ट में इंक्लूड करते हैं, स्टोरेज के अंदर जो इंश्योरेंस का खर्चा आता है वो कैरिंग कॉस्ट में इंक्लूड। तो हो सकता है ऑब्सोलिसेंस का जो लॉस है वो कैरिंग कॉस्ट में इंक्लूड होता है। तो हो सकता है कि आपको ऐसा भी दे सकते हैं जैसे इंटरेस्ट 12%, ये 5%, ये 2%, ये 5%, ऐसा भी दे सकते हैं। तो जो भी कैरिंग कॉस्ट है, जिनके भी परसेंटेज दिए, उन सबको ऐड कर लीजिए। जैसे अगर इस सिचुएशन में देखें तो 12 + 5 17 + 19 और 24, कैरिंग कॉस्ट के परसेंटेज हो जाएंगे 24। ऐसा भी दे सकते हैं। हो सकता है कैरिंग कॉस्ट के परसेंटेज केवल एक सिंगल दे रखे हो सकता है कैरिंग कॉस्ट का बाइफर्केशन दे रखो, इंटरेस्ट है, इंश्योरेंस है, होल्डिंग कॉस्ट है, ऐसे अलग अलग उनके परसेंटेज दे रखो। तो सबको ऐड कर लो परसेंटेज को, फिर परचेज प्राइस से मल्टीप्लाई कर लो। रिजल्ट इज व्हाट? कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। ओके, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। तो इस फॉर्मूले में मैंने आपको ए की कैलकुलेशन बताई, बी की कैलकुलेशन बताई और सी की कैलकुलेशन बताई, राइट। एजम्पशन ऑफ ईओक्यू, ये क्वेश्चन थियोरी में आ सकता है, बहुत इजी है। फॉर्मूले में ईओक्यू के फॉर्मूले में क्या था? ए बी सी, तो ये तीनों ही एजम्पशन में आ जाते हैं। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर इज फिक्स्ड एंड नोन, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम इज फिक्स्ड एंड नोन, एंटीसिपेटेड यूसेज मींस कंजम्पशन ऑफ मटेरियल इज नोन। मतलब ये तीन तो फॉर्मूले में आता है। ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। तो हम ए बी सी हमें पता है और वो पर ऑर्डर पर यूनिट सब कांस्टेंट है, ये सारी डिटेल। अच्छा, एक फिफ्थ पॉइंट, कॉस्ट पर यूनिट इज कांस्टेंट एंड नोन, क्योंकि कॉस्ट पर यूनिट जब कांस्टेंट रहेगी तो कैरिंग कॉस्ट भी कांस्टेंट रहेगी। और एक और है एजम्पशन, और वो है रीऑर्डर पीरियड 0 होता है। मतलब जब आप ऑर्डर प्लेस करोगे आपको इमीडिएटली मटेरियल रिसीव हो जाएगा। ऑर्डर प्लेस करने और मटेरियल रिसीव होने के बीच में कोई टाइम गैप नहीं होता। आपने ऑर्डर प्लेस किया, इमीडिएटली आपको मटेरियल मिल गया। इट इज एजम्पशन ऑफ ईओ, क्योंकि री ऑर्डर पीरियड जो है वो 0 होता है। टोटल 5 एजम्पशन हमें दे रखी है, बहुत ईजी है और ये थियोरी में क्वेश्चन आ सकता है। इसके आगे हम चलते हैं। इसमें एक तो ईओक्यू को कैलकुलेट करने वाली सिचुएशन आती है, एक हमें इसमें कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसमें टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करनी होती है। टोटल कॉस्ट पर एनम को कैलकुलेट करने के लिए हमें 3 एक्सपेंडिचर को कैलकुलेट करना पड़ता है, उन तीनों को टोटल करना पड़ता है। कौन कौन सी कॉस्ट? फर्स्ट
परचेज कॉस्ट, सेकंड ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड थर्ड कैरिंग कॉस्ट। परचेज कॉस्ट पर एनम, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर एनम, कैरिंग कॉस्ट पर एनम, और इन तीनों की टोटल इज टोटल कॉस्ट पर एनम। परचेजिंग कॉस्ट, परचेज कॉस्ट पर एनम कैसे कैलकुलेट करते हैं? परचेज कॉस्ट पर एनम को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल मल्टीप्लाई बाय परचेज प्राइस। मान लो आपको एक साल में 1 लाख केजी रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है और परचेज प्राइस है 20 रुपीज पर केजी, तो 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 20, परचेज कॉस्ट पर एनम इज 20 लाख रुपीज। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर एनम कैसे कैलकुलेट करते हैं? ए, एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल में आप डिवाइड करो ऑर्डर साइज का। अच्छा, ईओक्यू पर ऑर्डर साइज का मतलब ईओक्यू होता है, तो ए अगर हम ईओक्यू पर ये टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं तो फॉर्मूले में हो जाएगा ए डिवाइडेड बाय ईओक्यू मल्टीप्लाई बाय बी। ए डिवाइडेड बाय ईओक्यू जब हम करते हैं तो हमें मिलते हैं नंबर ऑफ ऑर्डर। ए में जब ऑर्डर साइज का डिवाइड किया जाता है तो हमें नंबर ऑफ ऑर्डर मिलते हैं, और जब नंबर ऑफ ऑर्डर को एक ऑर्डर की कॉस्ट से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें ऑर्डरिंग कॉस्ट पर एनम मिल जाती है, राइट। कैरिंग कॉस्ट पर एनम कैसे कैलकुलेट करते हैं? ऑर्डर साइज में 2 का डिवाइड करना है, और ईओक्यू पर ऑर्डर साइज का मतलब ईओक्यू होता है। जब आप ऑर्डर साइज में 2 का डिवाइड करोगे तो हमें मिलेगा एवरेज स्टॉक। क्या मिलेगा? एवरेज स्टॉक। ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू एवरेज स्टॉक। उसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे सी, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम का। तो जब एवरेज स्टॉक को कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम से मल्टीप्लाई किया जाएगा, रिजल्ट इज व्हाट? कैरिंग कॉस्ट पर एनम। तो टोटल कॉस्ट जब हमें कैलकुलेट करनी होती है तो 3 कॉस्ट को हमें कैलकुलेट करना होता है, उन तीनों की टोटल करनी होती है, परचेज कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट। अब यहां पर जब हम क्वेश्चन करते हैं जब हम इसके क्वेश्चन करते हैं तो इसमें बहुत बार ऐसी सिचुएशन दे रखी होती है कि जैसे मान लो हमने ईओक्यू कैलकुलेट किया 10,000 केजी, मतलब हम एक ऑर्डर 10,000 किलो का देंगे, और मान लो हमें 1 लाख केजी परचेज करना है एक साल में, मतलब 1 लाख किलो परचेज करना है, 10,000 केजी मान लो हमारा ईओक्यू, तो मतलब हम 10,000 करके ऑर्डर प्लेस करेंगे तो हम साल में 10 बार मटेरियल परचेज करेंगे। मगर मान लो एक सप्लायर कहता है कि आप ऑर्डर की साइज 10,000 किलो जो आपने फिक्स की है उसकी जगह पर आप ऑर्डर की साइज कर दो 25,000 किलो, मिनिमम 25,000 किलो या 25,000 किलो से ज़्यादा का ऑर्डर प्लेस करो। अगर आपके ऑर्डर की साइज मिनिमम 25,000 किलो की होती है तो हम आपको 3% का डिस्काउंट देंगे मटेरियल की रेट में। तो उस सिचुएशन में आप कैसे डिसाइड करोगे कि आपको ईओक्यू के हिसाब से ही चलना है या सप्लायर का ऑफर आप एक्सेप्ट कर सकते हो? इसमें आपको क्या करना पड़ेगा? आपको टोटल कॉस्ट पर एनम कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अगर ईओक्यू के हिसाब से हम ऑर्डर प्लेस करते हैं तो हमारी टोटल कॉस्ट पर एनम क्या होती है? टोटल कॉस्ट पर एनम का मतलब परचेज कॉस्ट पर एनम प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट पर एनम प्लस कैरिंग कॉस्ट पर एनम। आपको एज पर ईओक्यू तीनों टोटल कॉस्ट को पता कर मतलब टोटल कॉस्ट को पता करना है, और एज पर सप्लायर ऑफर आपको टोटल कॉस्ट पर एनम को कैलकुलेट करना है। अगर सप्लायर से हमें डिस्काउंट लेना है तो हमें ऑर्डर की साइज 25,000 किलो करनी पड़ेगी, तो ऑर्डर की साइज 25,000। अब आप परचेज कॉस्ट निकालो, आप ऑर्डरिंग कॉस्ट पर एनम निकालो, आप कैरिंग कॉस्ट पर एनम निकालो, उसकी टोटल करो और उस टोटल को ईओक्यू की टोटल कॉस्ट से कंपेयर करो। अगर सप्लायर के ऑफर के हिसाब से जो टोटल कॉस्ट है वो ईओक्यू की टोटल कॉस्ट से कम है तो हम सप्लायर का ऑफर एक्सेप्ट कर लेंगे, और अगर ज़्यादा है तो हम सप्लायर का ऑफर रिजेक्ट कर देंगे, राइट। तो ऐसे हमने बहुत सारे क्वेश्चन भी सॉल्व किए और वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी होते हैं, मैंने आपको बताया भी है, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट टेक्निक पे, और वो है टर्नओवर रेशियो। 2 टेक्निक, स्टॉक लेवल और ईओक्यू के बाद में तीसरी टेक्निक है टर्नओवर रेशियो। बहुत इजी टेक्निक है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हम कैलकुलेट करते हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? मटीरियल कंज्यूम्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। कैसे कैलकुलेट करते हैं? मटीरियल कंज्यूम्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। मटेरियल कंज्यूम कैसे कैलकुलेट करते हैं? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। एवरेज कैसे कैलकुलेट करते हैं? ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू एवरेज स्टॉक। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो मटेरियल के मूवमेंट को शो करता है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जितना ज्यादा है इसका मतलब वो उस मटेरियल का मूवमेंट उतना ही ज्यादा है। हाई इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का मतलब होता है, हाई इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो मींस फास्ट मूविंग गुड्स, लो टर्नओवर रेशियो मींस स्लो मूविंग गुड्स, एंड जीरो टर्नओवर रेशियो मींस डेड स्टॉक। एक और कैलकुलेशन होती है इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड।
मटेरियल को हम परचेज करते हैं, उसके बाद मटेरियल को हम कंज्यूम कर लेते हैं। तो होल्ड परचेज करने और कंज्यूम करने के बीच में ऑन एन एवरेज कितने टाइम तक स्टॉक हमारे पास रहता है, हम उस टाइम पीरियड को कहते हैं इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड। ये जितना कम होता है इसका मतलब फास्ट मूविंग गुड्स है, ये जितना ज्यादा है इसका मतलब वो स्लो मूविंग गुड्स है, राइट। इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड का फॉर्मूला होता है 365 डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। अगर आपको इसको डेज में कैलकुलेट करना है तो, अगर मंथ में कैलकुलेट करना है तो 12 डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, और अगर वीक में कैलकुलेट करना है तो 52 डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। अब आपको कौन से टाइम पीरियड में कैलकुलेट करना है, तो जनरली अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दे रखा है तो हम डेज में कैलकुलेट करते हैं। अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दे रखा है तो हम जनरली इसको डेज में कैलकुलेट करते हैं, राइट। मतलब 365 डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। नेक्स्ट इज मटेरियल कॉस्ट। ये टेक्निक नहीं है, मटेरियल कॉस्ट एक पॉइंट दे रखा है इस चैप्टर में। मटेरियल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो जैसे हम एसेट को परचेज करते हैं, जैसे हमने किसी फिक्स्ड एसेट्स को परचेज किया, तो फिक्स्ड एसेट्स को परचेज किया और फिक्स्ड एसेट्स को हमारी फैक्ट्री में इंस्टॉल किया, तो इंस्टॉल करने तक जो भी एक्सपेंडिचर होते हैं वो फिक्स्ड एसेट्स की कॉस्ट में हम ऐड कर देते हैं। सेम इसी तरीके से जब हम रॉ मटेरियल को परचेज करते हैं और उसको स्टोर तक लाने तक जो भी खर्चा लगता है वो सब इस मटेरियल की कॉस्ट में ऐड हो जाता है। अब क्या क्या खर्चे लगते हैं देखते हैं हम लोग। मटेरियल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, इनवॉइस वैल्यू, सप्लायर, यहां तक सप्लायर साइड चलती है, वो बिल बनाता है इनवॉइस। अगर वो ट्रेड डिस्काउंट देता है तो वो इनवॉइस वैल्यू में से माइनस कर देगा और उसमें वो ऐड करता है जीएसटी। जीएसटी किस पर ऐड होती है, इनवॉइस वैल्यू में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद। जैसे मान लो इनवॉइस वैल्यू है 1 लाख और ट्रेड डिस्काउंट है 10,000, तो अमाउंट कितना बचा 90,000। मान लो जीएसटी की रेट दे रखी है 10%, तो जीएसटी 10% किस पे लगेगी, 90,000 पे लगेगी। हाँ, अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली दे रखा है कि जीएसटी 10% ऑन इनवॉइस वैल्यू, तो फिर आपको 1 लाख रुपए जो इनवॉइस वैल्यू उस पर जीएसटी चार्ज करनी होगी, राइट। तो इनवॉइस वैल्यू में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस होगा, जो आएगी वैल्यू उसमें जीएसटी ऐड करोगे। और अगर पैकिंग का अलग से चार्ज करता है सप्लायर पैसा, तो वो पैकिंग की कॉस्ट जो भी सप्लायर चार्ज करा है वो उसमें ऐड हो जाएगी, ठीक है। यहां तक सप्लायर साइड खत्म हो गई। अब बात आ गई ट्रांजिट की। इन ट्रांजिट क्या क्या खर्चे लग सकते हैं, जो भी खर्चे लगते हैं, मैंने यहाँ पर जो लिस्ट दी है वो एक इलस्ट्रेटिव लिस्ट है कि क्या क्या खर्चे ट्रांजिट में लग सकते हैं। और भी कुछ हो सकते हैं, ये तो केवल एक इलस्ट्रेटिव लिस्ट है। फ्रेट लग सकता है ट्रांजिट में, ये ऐड करना है। ट्रांजिट इंश्योरेंस, इन ट्रांजिट इंश्योरेंस, कोई कंटेनर चार्जेज, कस्टम ड्यूटी, अगर आप इंपोर्ट करो तो कस्टम ड्यूटी लग सकती है। ये सब आपके खर्चे लग सकते हैं इन ट्रांजिट में। और भी कुछ एक्सपेंडिचर आ सकते हैं, जो भी खर्चे इन ट्रांजिट लगते हैं सब ऐड हो जाएंगे। अनलोडिंग, अब बात आ गई हमारी फैक्ट्री। अब हमारी फैक्ट्री में कौन कौन से खर्चे लगते हैं, एक तो अनलोडिंग चार्जेज या फिर जिसको हम हैंडलिंग एक्सपेंसेस भी कह सकते हैं। ये खर्चे ऐड होने के बाद अब इसमें से हम माइनस करते हैं, और सबसे पहले माइनस करते हैं जीएसटी की क्रेडिट। अगर हमें जीएसटी क्रेडिट मिलती है तो वो माइनस हो जाएगी। जीएसटी एसजीएसटी हो सकता है या फिर सीजीएसटी हो सकता है, ये आईजीएसटी हो सकता है, कोई भी तरह का जीएसटी हो। अगर हमें जीएसटी की क्रेडिट मिलती है तो वो यहाँ से माइनस हो जाएगी। कौन सी क्रेडिट, जो जीएसटी बिल में ऐड हो रखी थी वो यहाँ से माइनस हो जाएगी, जीएसटी क्रेडिट। पैकिंग इफ रिटर्नेबल, अगर पैकिंग, जो सप्लायर ने पैकिंग जिसमें पैक करके हमें मटेरियल सेंड किया था और पैकिंग के उसने चार्ज किए थे, अगर पैकिंग रिटर्न करते हैं और रिटर्न करने के बदले में सप्लायर कुछ पैसे देता है, अगर देता है तो वो यहां से लेस हो जाएगा। पैकिंग इफ रिटर्नेबल। कंटेनर, अगर हमने रिटर्न किया और कंटेनर रिटर्न करने के बदले में हमें कुछ मिलता है तो वो यहां से लेस हो जाएगा। और लेस क्या हो सकता है, क्वांटिटी डिस्काउंट। बहुत सारे सप्लायर, अगर एक क्वांटिटी हम पूरे एक साल में एक पर्टिकुलर क्वांटिटी परचेज करते हैं तो हमें क्वांटिटी डिस्काउंट देते हैं, अगर देते हैं तो वो भी लेस हो जाएगा, राइट। अब इसमें कुछ पॉइंट और है, कैश डिस्काउंट, पेनल्टी, स्टोरेज एक्सपेंसेस,
ये सब मटेरियल कॉस्ट में ऐड नहीं होते। पेनल्टी का मतलब है कि जैसे मान लो आप मटेरियल को लेकर आ रहे हो, ड्यूरिंग ट्रांजिट हो सकता है कि कहीं पर कुछ चालान वगैरह बन जाए, है ना, तो वो पेनल्टी का जो भी पैसा होता है वो मटेरियल की कॉस्ट में ऐड नहीं होगा। कैश डिस्काउंट अगर मिलता है तो वो भी मटेरियल की कॉस्ट में से लेस नहीं होगा। ट्रेड डिस्काउंट होता है वो बिल में लेस हो जाता है। स्टोरेज का खर्चा, एक बार मटेरियल स्टोर में आ गया वहां पर मटेरियल कॉस्ट लगना बंद हो जाती है, क्योंकि स्टोरेज का जो भी खर्चा होता है इज नॉट पार्ट ऑफ मटेरियल कॉस्ट। जीएसटी क्रेडिट अवेलेबल एक्सेप्ट मेंशन इन क्वेश्चन दैट इट इज नॉट अवेलेबल। अगर स्पेसिफिकली दे रखा है जीएसटी क्रेडिट नहीं मिलेगी तो माइनस नहीं करना है, अदरवाइज जो भी बिल में जीएसटी ऐड की थी सप्लायर ने आपको उसको माइनस करना है। कमीशन ऑन परचेज ऐड इन मटेरियल कॉस्ट। बहुत बार हम मटेरियल किसी एजेंट के थ्रू परचेज करते हैं। जैसे मान लो आपने एक प्लॉट परचेज किया, आपने एक प्लॉट परचेज किया किसी ब्रोकर के थ्रू, तो ब्रोकर आपसे क्या चार्ज करता है? ब्रोकरेज चार्ज करता है। वो ब्रोकरेज उस प्लॉट की कॉस्ट में ही ऐड हो जाती है। सेम इसी तरीके से अगर आपने रॉ मटेरियल परचेज किया किसी एजेंट के थ्रू और एजेंट आपसे कमीशन चार्ज कर रहा है, ब्रोकरेज चार्ज करता है, तो वो कमीशन या ब्रोकरेज जो भी होगी वो परचेज की कॉस्ट में ऐड हो जाएगी। एनी सब्सिडी फ्रॉम गवर्नमेंट ऑन परचेज शुड बी डिडक्टेड एट द एंड। अगर गवर्नमेंट किसी रॉ मटेरियल को परचेज, अगर आप कोई रॉ मटेरियल खरीद रहे हो और उस रॉ मटेरियल को खरीदने पर गवर्नमेंट आपको सब्सिडी दे रही है, अगर है तो वो लास्ट में आपको माइनस करनी है। समटाइम्स वी परचेज 2 or more मटीरियल फ्रॉम सप्लायर इन वन इनवॉइस। In such situations, some common expenses are incurred, for example, freight, custom duty, etc. These common expenses have to be allocated. Freight expenses have to be allocated in quantity ratio and custom duty GST has to be allocated in invoice value ratio. आपने मान लेते हैं दिल्ली से मटेरियल परचेज किया, एक सप्लायर से मटेरियल परचेज किया और आपने दो मटेरियल एक साथ परचेज किए, ए और बी। ए की क्वांटिटी है 1000 किलो और बी की क्वांटिटी है मान लो 500 किलो। ठीक है, ए की कॉस्ट है वो है 2 लाख रुपए और बी की कॉस्ट है मान लो 2,50,000 रुपए। ठीक है, अब उस डीलर ने जिससे आपने मटेरियल सप्लायर ने उसने आपको जीएसटी ऐड की, फिर आपका फ्रेट का खर्चा लग गया, फिर और आपके कुछ खर्चे लगे। ये जीएसटी का खर्चा टोटल लगा है मान लो 1 लाख रुपए और फ्रेट का टोटल खर्चा लगा है मान लो 50,000 रुपए। तो ये दो मटेरियल आपने खरीदे एक साथ, है तो दोनों अलग अलग, दोनों की कॉस्टिंग अलग अलग की जाएगी। मटेरियल ए की कॉस्ट अलग कैलकुलेट की जाएगी, मटेरियल बी की कॉस्ट अलग कैलकुलेट की जाएगी, मगर ये जो जीएसटी का खर्चा लगा है वो दोनों को जोड़ के लगा हुआ है। ये जो फ्रेट का खर्चा लगा ये इन दोनों पे लगा हुआ है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस जीएसटी के खर्चे को इन दोनों ए और बी मटेरियल में बांटना पड़ेगा। ये जो फ्रेट का खर्चा है ये भी ए और बी में बांटना पड़ेगा। अब बांटेंगे कैसे? या तो बांटने का बेस कुछ ना कुछ क्वेश्चन में दे रखा हो तो ठीक है, अदरवाइज जीएसटी वैल्यू के हिसाब से लगती है। तो ए और बी की वैल्यू, ए की वैल्यू कितनी है 2 लाख और बी की वैल्यू कितनी है 2,50,000। क्या रेशियो बना 20 और 25 का, तो आप 1 लाख रुपए जीएसटी को ए और बी में 20 और 25 के रेशियो में बांटोगे। फ्रेट का खर्चा क्वांटिटी के हिसाब से लगता है, वैल्यू के हिसाब से नहीं। तो ए और बी की क्वांटिटी का रेशियो क्या है 1000 और 500, मतलब 2:1। तो 50,000 को आप 2:1 के रेशियो में ए और बी में बांटोगे। तो अगर आपने एक ही सप्लायर से एक साथ 2 या 2 से ज़्यादा मटेरियल परचेज किए और कुछ कॉमन खर्चे लग चुके हैं, तो वो कॉमन खर्चे हमें सारे रॉ मटेरियल में एलोकेट करने पड़ेंगे। कोई खर्चा एलोकेट करने का बेस अगर आपको क्वेश्चन में दे रखा है तो आपको उसी तरीके से उसको सारे मटेरियल में बांटना है, और अगर आपको बेस नहीं दे रखा है तो फिर कुछ खर्चों का आपको वैल्यू के रेशियो में और कुछ खर्चों का आपको क्वांटिटी के रेशियो में बांटना है। उसमें आपको थोड़ा ये सोचना पड़ेगा कि कौन से वैल्यू के रेशियो में बटेंगे, कौन से क्वांटिटी के रेशियो में बटेंगे। जैसे फ्रेट जैसा खर्चा है वो क्वांटिटी के रेशियो में बटेगा, जीएसटी कस्टम ड्यूटी जो वैल्यू के हिसाब से लगती है उसको आपको वैल्यू के रेशियो में बांटना पड़ेगा, राइट। इफ पैकिंग इज रिटर्नेबल, अगर पैकिंग रिटर्नेबल होती है देन ओनली इट इज टू बी डिडक्टेड, इट्स रियलाइजेबल वैल्यू ऑन रिटर्न शुड बी डिडक्टेड। अगर पैकिंग रिटर्नेबल होती है तो ही माइनस करनी है, और रिटर्न करने पर जितना अमाउंट मिलेगा उतना ही माइनस करना है। जैसे सप्लायर ने पैकिंग की कॉस्ट ऐड की 5,000 रुपए, मगर सप्लायर कहता है अगर तुम इसको रिटर्न करते हो तो मैं 2,000 रुपए दूंगा, और हमने उसको रिटर्न कर दिया, तो हमें 2,000 माइनस करना है, ना कि 5,000। अगर हम पैकिंग को रिटर्न करते हैं तो रिटर्न करने पे जितने रुपए मिलेंगे उतने को ही माइनस करना है।
राइट। नेक्स्ट टेक्निक ऑफ मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल इज एबीसी एनालिसिस। एबीसी एनालिसिस में हम मटेरियल को, हमारे पास जितने भी टाइप के मटेरियल है, हम उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दें। ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी। ए कैटेगरी में वो मटेरियल को रखा जाता है जिसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, क्वांटिटी कम होती है। अब वैल्यू कितनी ज़्यादा और क्वांटिटी कितनी कम, इसके परसेंटेज आपको जनरली क्वेश्चन में ही दे रखे होते हैं, अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है तो। अप्लाई ऑल टेक्निक्स ऑफ मटेरियल कंट्रोल, ये वो कैटेगरी ऑफ मटेरियल है जिसपे हम मटेरियल कंट्रोल की सारी टेक्निक का यूज करते हैं। ईओक्यू, स्टॉक लेवल, इन्वेंट्री टर्नओवर, स्टोर लेजर, इन सारी टेक्निक का यूज हम करते हैं जो मटेरियल ए कैटेगरी में आते हैं। बी कैटेगरी में वो मटेरियल आते हैं जिनकी एवरेज वैल्यू, एवरेज क्वांटिटी होती है। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस फॉर एप्लीकेशन ऑफ मटेरियल कंट्रोल टेक्निक, हमें बी कैटेगरी वाले मटेरियल का मैनेजमेंट, मतलब मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल की टेक्निक बी कैटेगरी पर अप्लाई करनी है या नहीं करनी है, ये डिपेंड करता है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस पर। अगर हम मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल की टेक्निक अप्लाई करते हैं बी कैटेगरी वाले मटेरियल पर, तो क्या कॉस्ट आती है और उसका फ़ायदा क्या। अगर फ़ायदा ज़्यादा है कॉस्ट से तो कंट्रोल की टेक्निक अप्लाई करेंगे, अगर फ़ायदा कम है, कॉस्ट ज़्यादा आती है, तो हम कंट्रोल की टेक्निक अप्लाई नहीं करेंगे। सी कैटेगरी में वो मटेरियल लिखे जाते हैं जिनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा, क्वांटिटी बहुत, वैल्यू बहुत कम और क्वांटिटी बहुत ज़्यादा। नो यूज़ ऑफ मटेरियल कंट्रोल टेक्निक, सी कैटेगरी में जो भी मटेरियल होंगे उस पर हम कोई भी कंट्रोल टेक्निक का यूज़ नहीं करेंगे। तो 3 कैटेगरी, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी और सी कैटेगरी, राइट। अगर आपको कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन बना है और उसमें 3 कैटेगरी में मटेरियल को ही बांटा हुआ है, तो उसमें आपको देखना पड़ेगा ऐसे मटेरियल जिनकी वैल्यू बहुत कम, क्वांटिटी ज़्यादा है तो सी कैटेगरी, जिनकी क्वांटिटी बहुत कम और वैल्यू बहुत ज़्यादा वो ए, और जो पीछे बच गया वो बी। या फिर आपको क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया हो कि ए में कौन से मटेरियल जाएंगे, बी में कौन से और सी में कौन से, तो जैसा क्वेश्चन कहता है फिर उसके हिसाब से आपको ए बी सी में उनको कैटेगराइज करना होता है, राइट। स्टोर लेजर, वैसे प्रैक्टिकल के हिसाब से देखा जाए तो 4 मेथड हमने डिस्कस किए थे, फीफो, लिफो, सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज, मगर यहाँ पर बहुत सारे मेथड्स हैं, हम फटाफट से सबको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली बात आती है स्पेसिफिक प्राइस मेथड। स्पेसिफिक प्राइस मेथड वहाँ काम आता है जहाँ पर जॉब का काम होता है, वहाँ पर जॉब वाइज ही मटेरियल परचेज किया जाता है। फॉर एग्जांपल, एक फैक्ट्री के पास 4 जॉब है, ए, बी, सी और डी। तो फैक्ट्री में जो स्टोर होगा उसमें ए जॉब के लिए मटेरियल को खरीदकर अलग ही रखा जाएगा, बी जॉब के लिए मटेरियल को खरीदकर अलग रखा जाएगा, सी जॉब के लिए मटेरियल को खरीद के अलग रखा जाएगा, डी जॉब के लिए मटेरियल को खरीद के अलग रखा जाएगा। ए जॉब में जब मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी तो ए जॉब के लिए जो मटेरियल खरीदा था उसी में से मटेरियल इशू किया जाएगा। जिस रेट पर खरीदा था ए जॉब के लिए मटेरियल, उसी रेट को चार्ज किया जाएगा जब हम जॉब ए के लिए मटेरियल इशू करेंगे। जॉब बी के लिए जब कभी मटेरियल इशू किया जाएगा तो उसके लिए जो मटेरियल खरीदा था उसी में से मटेरियल इशू किया जाएगा, और रेट क्या चार्ज की जाएगी, जिस रेट पर जॉब बी के लिए मटेरियल खरीदा था। तो हर जॉब वाइज मटेरियल को खरीद के अलग अलग रखा जाता है, और जिस रेट पे उस जॉब के लिए मटेरियल खरीदा था वही रेट मटेरियल इशू के टाइम पर हम चार्ज कर देते हैं। इट इज कॉल्ड स्पेसिफिक प्राइस मेथड। Material are purchased for a specific job or work order and kept separately in store. Goods are issued to job at the price at which these were purchased. It is called specific price method, जो जनरली जॉब कॉस्टिंग मेथड में, जहाँ पर जॉब का काम होता है वहाँ पर जनरली इस मेथड का यूज किया जाता है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो मटेरियल पहले आया वो पहले जाएगा। मटेरियल आर इशूड इन द सेम सीक्वेंस एज दीज वर परचेज। Last in first out, goods which received last will be issued first and then so on. Base stock method, ये मटेरियल इशू का मेथड कम है और स्टॉक वैल्यूएशन का ज़्यादा मेथड है बेस स्टॉक। इसमें एक फिक्स क्वांटिटी कर ली जाती है जिसको हम बेस स्टॉक कहते हैं। हमें लगता है इतना स्टॉक तो, इतनी क्वांटिटी तो हमेशा स्टॉक में रहेगी और उसका एक फिक्स रेट से वैल्यूएशन किया जाता है। जैसे मान लो
हमें लगता है कि इस स्टॉक की मिनिमम 500 केजी की क्वांटिटी तो हमारे स्टॉक में रहेगी। मतलब ये क्या हो गया, हमारा बेस स्टॉक, और इसकी फिक्स रेट हमने कर ली 10 रुपीज़, मतलब इसका वैल्यूएशन तो क्या हो गया 5000। मगर मान लो हमारे पास जो क्लोजिंग स्टॉक बचा वो बच गया सपोज 700 केजी, तो 500 केजी का तो वैल्यूएशन हो गया 5000 रुपये जो बेस स्टॉक है, और जो उसके ऊपर 200 किलो का स्टॉक है उसके वैल्यूएशन के लिए हम फीफो, लिफो, सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज कोई भी मेथड का यूज कर सकते हैं। मतलब एक फिक्स बेस स्टॉक है उसका तो वैल्यूएशन फिक्स रहता है, उसके ऊपर का जो स्टॉक है उसके वैल्यूएशन के लिए हम फीफो, लिफो या कोई भी और मेथड का यूज कर सकते हैं। A minimum quantity of goods is always kept which is called base stock. It is valued at which the first lot of material is received and remain unaffected. Stock above base stock is valued on any other method, FIFO, LIFO या कोई भी और मेथड का यूज कर सकते हैं जो बेस स्टॉक से ज्यादा स्टॉक है उसके वैल्यूएशन के लिए। सिंपल एवरेज, ये मेथड भी हम कर चुके हैं। मटेरियल इज इश्यूड एट एवरेज प्राइस, इसमें हम जो रेट का स्टॉक हमारे पास अवेलेबल है उन रेट का हम क्या करते हैं, सिंपल एवरेज। एवरेज प्राइस इज द एवरेज रेट ऑफ ऑल गुड्स विच आर इन एग्जिस्टेंस एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ गुड्स। हम जो मटेरियल इश्यू कर रहे हैं तो हमारे पास जिस रेट के भी मटेरियल स्टॉक में है उन सारी रेट का हमें क्या करना है, एवरेज। जैसे मान लो हमारे पास 500 केजी 10 रुपीज़ की रेट से, 1000 केजी 12 रुपीज़ की रेट से, और 1500 केजी 18 रुपीज़ की रेट से, ये हमारे पास स्टॉक है। ये स्टॉक मान लेते हैं हमारे पास 5 नवंबर को है और हम 6 नवंबर को 800 केजी इश्यू कर रहे हैं, तो इसकी रेट क्या होगी, तो हमारे पास जिस रेट का मटेरियल है उसकी रेट का हमें क्या करना है, सिंपल एवरेज। 10 रुपीज़ की रेट वाला मटेरियल है हमारे पास, 12 रुपीज़ की रेट वाला मटेरियल है, 18 रुपीज़ वाली रेट का मटेरियल है, इसका कर दो सिंपल एवरेज डिवाइडेड बाय 3। तो 10 + 12 + 18 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो ये आएगा 13.33। इसकी रेट क्या लगेगी, 13.33। किस रेट की कितनी क्वांटिटी है इसको हम कंसिडर नहीं करते सिंपल एवरेज में, केवल जिस रेट का मटेरियल है उस रेट का हमें सिंपल एवरेज करना होता है। वेटेड एवरेज, मगर वेटेड एवरेज में क्या करते हैं हम, जैसे ही हम मटेरियल, जैसे मान लो हमारे पास 500 की रेट 10 रुपये की रेट से हमारे पास मटेरियल है जिसकी कॉस्ट है 6000, फिर हमने एक और मटेरियल खरीदा 1000 की रेट का 12 रुपीज़ की रेट से, उसकी कॉस्ट हो गई 12000। तो हम क्या करेंगे, जब हम स्टॉक का कॉलम बनाएंगे तो जैसे यहाँ 510 की रेट ये हो गया 6000, फिर हमने 1000 केजी और परचेज किया तो क्वांटिटी में आपको क्वांटिटी ऐड करनी है, 500 और 1000 इट इज़ 1500, और कॉस्ट में कॉस्ट ऐड करनी है, 6000 और 12000 इसका हो गया 18000। तो यहाँ पर ये 5000 है, ये 5000 है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, 5000 और 12000 ये हो गया 17000। तो हमें जैसे ही मटेरियल परचेज करेंगे तो जो नया मटेरियल परचेज किया है उसकी कॉस्ट को पुराने वाले मटेरियल की कॉस्ट में ऐड कर दो और उसकी क्वांटिटी को पुराने वाले मटेरियल की क्वांटिटी में ऐड कर दो, क्वांटिटी में क्वांटिटी ऐड कर दो, कॉस्ट में कॉस्ट ऐड कर दो, आपको एक नई टोटल कॉस्ट मिलेगी, नई टोटल क्वांटिटी मिलेगी। अब आप एक नई रेट कैलकुलेट करो, 17000 डिवाइडेड बाय 1500, रेट हो गई 11.33। फिर आपने मान लो 1500 केजी और परचेज किया 18 रुपीज़ की रेट से, तो 1500 मल्टीप्लाई बाय 18 इसके हो गए 27000। अब आप क्या करोगे, फिर से क्या करोगे, जो नया मटेरियल परचेज किया है उसकी कॉस्ट को पुराने वाले मटेरियल की कॉस्ट में ऐड कर दो। पुराने वाले मटेरियल की कॉस्ट कितनी, 17000, 17000 प्लस 27000 ये हो गया 44000, और क्वांटिटी में क्वांटिटी ऐड कर दो, क्वांटिटी पुराने वाले की 1500, नए वाले की 1500, ये हो गई 3000। अब आप नई कॉस्ट 44000 में डिवाइड करो 3000 का, आपको फिर एक नई रेट मिली 14.67। जैसे ही आप मटेरियल खरीदोगे आपको एक और नई रेट मिल जाएगी। अब आप मटेरियल मान लो 800 केजी इश्यू कर रहे हो, तो आपकी जो लास्ट रेट आपने कैलकुलेट की थी 14.67, ये 14.67 इसके ऊपर चार्ज हो जाएगी, समझा। इट इज कॉल्ड वेटेड एवरेज मेथड। Material is issued at weighted average price. Weighted average price is calculated dividing sum of product of price and quantity by total quantity. मतलब जो आप वैल्यू कैलकुलेट करोगे जब आप उसमें टोटल क्वांटिटी का डिवाइड करोगे, रिजल्ट इज वेटेड एवरेज प्राइस, राइट। नेक्स्ट इज रिप्लेसमेंट प्राइस मेथड। व्हेन गुड्स आर इश्यूड then the market price of same goods in the market is as certain and such price is charged to such issue. आप जिस दिन
मटेरियल इशू करते हो, उस मटेरियल की उस दिन मार्केट में क्या प्राइस है, वो रेट आप मटेरियल इशू के समय चार्ज कर दोगे। जैसे मान लो आपने 10,000 kg मटेरियल खरीदा 1 तारीख को 12 रुपए की रेट से, आप उसमें से 3 तारीख को 4,000 किलो इशू कर रहे हो। अब 3 तारीख को उसकी रेट मार्केट में क्या है, आपने खरीदा 12 रुपए की रेट से, मगर जब आप 3 तारीख को मटेरियल उसमें से 4,000 किलो इसमें से इशू कर रहे हो, उस दिन मार्केट में रेट है मान लो 13 रुपीज, तो आपको 13 रुपीज की रेट से मटेरियल इशू की रेट लगानी है। समझे? जिस समय आप मटेरियल इशू कर रहे हो उस समय मार्केट में उसकी क्या रेट है, आपने कितने में खरीदा था उससे मतलब नहीं, जिस समय आप मटेरियल इशू कर रहे हो उस समय मार्केट में उसकी क्या रेट है, वो रेट आप इशू की रेट चार्ज करोगे। रियलाइजेबल प्राइस मेथड, रियलाइजेबल प्राइस मेथड का मतलब है कि जब आप मटेरियल इशू करते हो, अगर आप इस मटेरियल को मार्केट में सेल करो तो आपको कितने रुपए मिलेंगे, वो रेट आपको मतलब इशू पर चार्ज करनी है। गुड्स आर इशूड एट रियलाइजेबल वैल्यू। रियलाइजेबल प्राइस मीन्स प्राइस एज विच द मेटल इज टू बी इशूड कैन बी सोल्ड इन द मार्केट। जिस रेट पर हम इसको मार्केट में सेल कर सकते हैं वो रेट हमें चार्ज करनी है इशू की। आप 3 तारीख को 4,000 किलो इशू कर रहे हो, अगर इस 4,000 किलो को मार्केट में बेचा जाए तो क्या रेट पर मार्केट में बेच सकते हैं, उससे नेट अमाउंट कितना मिलेगा। नेट अमाउंट का मतलब ये होता है कि मान लो आप इसको 14 रुपए की रेट पे बेच सकते हो, मगर बेचने पर आपका 1 रुपये पर केजी का खर्चा भी आएगा, सेलिंग का खर्चा आएगा, तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या होगी, 13 रुपीज पर केजी। तो आप इशू की क्या रेट चार्ज करोगे, 13 रुपीज पर केजी चार्ज करोगे। स्टैंडर्ड प्राइस मेथड, स्टैंडर्ड प्राइस मेथड में एक फिक्स रेट कर ली जाती है, मटेरियल इशू की एक फिक्स रेट। जैसे मान लो हमने मटेरियल इशू की फिक्स रेट चार्ज कर ली, रेट फिक्स कर ली 15 रुपीज। अब आपने चाहे कितने भी मटेरियल खरीदा हो, आपने मटेरियल 12 में खरीदा, 15 में खरीदा, 18 में खरीदा, 20 में खरीदा, कब खरीदा, किस रेट पे कितनी क्वांटिटी खरीदी, कोई मतलब नहीं, आपने स्टैंडर्ड प्राइस फिक्स कर ली 15, तो आप उस टाइम पीरियड में जो भी मटेरियल इशू करोगे उसकी रेट क्या चार्ज करोगे, 15 फिक्स रेट। इन्फ्लेटेड प्राइस मेथड, इन्फ्लेटेड प्राइस मेथड काम आता है नॉर्मल लॉस की सिचुएशन में। अगर क्वांटिटी का लॉस होता है, अगर क्वांटिटी का लॉस होता है और हम उसको नॉर्मल लॉस अगर मान लेते हैं, एक लॉस को एबनॉर्मल मानना, एक लॉस को नॉर्मल मानना, अगर हम लॉस को नॉर्मल लॉस मान लेते हैं तो उस सिचुएशन को कहते हैं इन्फ्लेटेड प्राइस मेथड। ये आगे अभी लॉस वाला पॉइंट पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। इन केस ऑफ स्टोर there may arise wastage and shortage. If it is taken as normal, it is charged to good unit, so the rate of good unit increase. ये है good unit. It is charged to good unit, so the rate of good unit increase. कैसे, अभी पॉइंट आगे आ जाएगा। अब इसमें बहुत सारे पॉइंट, स्टोर लेजर में जब हम फिफो, लिफो, सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज, कोई भी मेथड, तो इसके बहुत सारे पॉइंट हमें ध्यान में रखने पड़ सकते हैं। क्या क्या पॉइंट आ सकता है, सबसे पहले परचेज रिटर्न। देखो स्टोर लेजर में एक तो कॉलम होते हैं, वो होते हैं रिसिप्ट के लिए, एक होते हैं इश्यू के लिए और एक होते हैं बैलेंस के लिए। तो मटेरियल अगर हमें मिलता है तो वो रिसिप्ट आएगा, चाहे कैसे भी मिले, और मटेरियल अगर हम रिटर्न करते हैं यानी कि इशू होता है तो वो इशू वाले में जाएगा, चाहे मटेरियल कैसे भी जाए। मटेरियल जब स्टोर से जाता है तो इशू में जाएगा, और मटेरियल जब स्टोर में आता है तो रिसिप्ट वाले कॉलम में आएगा। ठीक है, अब आएगा कैसे कैसे मैं आपको बताता हूं। ये हमारा स्टोर है, इसमें मटेरियल आएगा कैसे। इसमें मटेरियल क्या होता है, सप्लायर से आता है और फिर डिपार्टमेंट को इशू हो जाता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इशू हो जाता है और सप्लायर से मटेरियल आता है। तो मटेरियल स्टोर में कैसे आएगा, 2 तरीके से आ सकता है और 3 तरीके से जा सकता है। 2 तरीके से आ सकता है और 3 तरीके से जा सकता है। 2 तरीके से कैसे आ सकता है, सप्लायर से खरीदा, मतलब रिसिप्ट कैसे हो सकती है, सप्लायर से परचेज किया, या फिर जिस डिपार्टमेंट को हमने मटेरियल इशू किया था उसने रिटर्न कर दिया, रिटर्न फ्रॉम डिपार्टमेंट। जब डिपार्टमेंट को हमने जिसको मटेरियल इशू किया था उसने रिटर्न कर दिया तो स्टोर में रिसिप्ट हो गई, या फिर सप्लायर से परचेज किया तो रिसिप्ट हो गई। अब मटेरियल स्टोर से जाएगा कैसे कैसे, 3 तरीके से। 2 तरीके से आ सकता है, वो मैंने आपको बताया, जा 3 तरीके से सकता है। पहला तरीका है परचेज रिटर्न, सप्लायर जिससे हमने मटेरियल खरीदा था उसको रिटर्न कर दिया, या फिर हमने मटेरियल डिपार्टमेंट को इश्यू किया, इश्यू टू डिपार्टमेंट, और या फिर हो गई वेस्टेज, यानी जिसको हम लॉस कह सकते हैं, लॉस, वेस्टेज, स्क्रैप, कुछ भी। 3 तरीके से मटेरियल जा सकता है
और दो तरीके से आ सकता है। अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न में क्या होगा, मटेरियल जाएगा, मतलब इसको कहाँ लिखना है, इश्यू के कॉलम में लिखना है। कहाँ लिखना है, इश्यू के कॉलम में लिखना है। इट इज रिकॉर्डेड इन इश्यू कॉलम। रिटर्न एट द सेम प्राइस एट विच इट वाज परचेज, जिस रेट पर खरीदा था। मान लो हमने किसी सप्लायर से 1000 kg परचेज किया 10 रुपए की रेट पर, और उसमें उस सप्लायर को हमने उस 1000 kg में से 200 kg रिटर्न कर दिया। तो खरीदा क्या रेट पे था, 10 रुपए की रेट पर, तो वापस रिटर्न भी जब होगा तो 10 रुपए की रेट पे तो होगा। इफ इट इज नॉट स्पेसिफाइड दैट विच मटेरियल इज रिटर्न, बहुत बार क्वेश्चन में ये लिखा होता है हमने 20 तारीख को 200 kg रिटर्न किया, कौन सा रिटर्न किया, किस सप्लायर का खरीदा हुआ हमने रिटर्न किया, ये नहीं दे रखा है। तो क्या करना है, प्राइस ऑफ लास्ट परचेज शुड बी टेकन। मान लो जैसे सपोज मैं आपको बताता हूं, हमने 1 तारीख को मटेरियल परचेज किया 500 kg एट द रेट 10 रुपीज़, फिर हमने 5 जनवरी को और 2000 kg परचेज किया 12 रुपीज़ की रेट से, फिर हमने 7 जनवरी को 3000 kg परचेज किया सपोज 15 रुपीज़ की रेट पर, फिर कहते हैं 8 जनवरी को हमने 100 kg रिटर्न कर दिया। अब कौन सा रिटर्न किया, या तो दे रखा हो कि हमने जो 5 जनवरी को खरीदा था उसमें से 100 किलो रिटर्न किया, तो हमने 5 जनवरी को 12 रुपए की रेट पे खरीदा था तो हम 12 रुपए की रेट पे रिटर्न करेंगे। बट हमें ये नहीं दे रखा हो कि कौन सा मटेरियल रिटर्न किया, तो जो सबसे लास्ट में परचेज किया था उसकी रेट क्या थी 15, तो हम क्या करेंगे, हम ये एज्यूम करेंगे जो सबसे लास्ट में खरीदा था उसमें से हमने मटेरियल को रिटर्न किया, राइट। रिटर्न टू स्टोर, सेम रूल आता है। अगर हमने डिपार्टमेंट को इश्यू किया और डिपार्टमेंट के पास कुछ एक्सेस मटेरियल था, उसने वापस रिटर्न किया, तो उसका क्या, अब ये हो गया रिसिप्ट। ये स्टोर लेजर के लिए क्या है, रिसिप्ट। इट इज रिकॉर्डेड इन रिसिप्ट कॉलम, क्योंकि स्टोर में मटेरियल मिला है तो रिसिप्ट हो गया। रिसिप्ट एट सेम प्राइस एट विच इट वाज इशूड, जिस रेट पर हमने उसको इशू किया था उसी रेट पर रिटर्न होगा, ठीक है। मगर मान लो ये नहीं दिया हुआ है कि कौन सा मटेरियल जो हमने इशू किया था उसमें से रिटर्न हो क्या है, ये नहीं दे रखा है, तो जो सबसे लास्ट इशू किया था हम ये एज्यूम करेंगे उसी में से कुछ मटेरियल रिटर्न हो क्या आया। जो सबसे लास्ट इशू किया था उसी की रेट हमको रिसिप्ट में जो रिटर्न होके मटेरियल आया उसकी रेट वही चार्ज करनी है, राइट। तीसरा आता है लॉस। अगर लॉस होता है इन केस ऑफ नॉर्मल, हम उसको नॉर्मल लॉस मान सकते हैं या फिर एबनॉर्मल लॉस मान सकते हैं। नॉर्मल लॉस मानना या फिर इन्फ्लेटेड प्राइस मेथड को यूज करना। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि लॉस के केस में इन्फ्लेटेड प्राइस मेथड यूज करना, इट मींस लॉस को नॉर्मल लॉस माना गया। और या फिर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि लॉस इज नॉर्मल लॉस, तो इस सिचुएशन में कैसे ट्रीटमेंट होता है। लॉस हुआ है तो मटेरियल तो कम हो गया, लॉस होने पर मटेरियल तो कम हो गया, तो कहाँ आएगा, इश्यू के कॉलम में आएगा। कहाँ आएगा, इश्यू के कॉलम में। अब कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास 5 जनवरी को 500 kg मटेरियल स्टॉक में था जिसकी रेट थी 12 रुपए और ये हो गया 6000। अब कहते हैं 6 जनवरी को 100 kg क्वांटिटी का, ये चल रहा है रिसिप्ट, ये चल रहा है इश्यू और ये चल रहा है बैलेंस। 100 kg का लॉस हो गया जिसको नॉर्मल लॉस मानना है, तो हमें कहाँ लिखना है, इश्यू में, क्योंकि मटेरियल गया कम हुआ है तो इश्यू में लिखना पड़ेगा 100। अगर नॉर्मल लॉस मानना है तो हमें क्या करना है, रेट और अमाउंट में कुछ नहीं लिखना है, केवल क्वांटिटी कम करनी है। इससे क्या होगा, 500 kg का जो स्टॉक था वो 100 kg से कम हो गया, अब तो 400 बच गया, मगर अमाउंट पे कोई फर्क नहीं पड़ा। जो टोटल अमाउंट पहले 6000 था अभी भी 6000। इससे क्या होगा, जो रेट थी मटेरियल की स्टॉक में 12 रुपए, वो रेट इन्फ्लेट हो जाएगी। मतलब अब रेट क्या हो जाएगी, 6000 डिवाइडेड बाय 400, रेट हो जाएगी 15 रुपीज। क्वांटिटी को कम करना है, अमाउंट को कम नहीं करना है। अब इसमें आप कहोगे सर मान लो 2 रेट के मटेरियल हो, तो सपोज एक है 512 रुपीज़ की रेट से 6000 और एक हमारे पास मटेरियल है 415 रुपीज़ की रेट से 6000। अब आप कहोगे सर अगर मान लो 100 kg का लॉस हो गया तो किसकी क्वांटिटी कम करें और वैल्यू को सेम रहने दें। तो आप इस पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा मेथड काम लेते हो, फीफो, लिफो, सिंपल एवरेज के, जो कोई कौन सा। मान लो यहाँ पर फीफो के हिसाब से बताता हूँ। फीफो में 100 kg का लॉस हो गया तो फीफो में क्वांटिटी किसकी कम होगी, जो सबसे पहला मेटल उसमें से कम होगी। तो ये 400 की जगह 300 हो जाएगा, इसकी वैल्यू 6000 ही रहेगी, इसकी रेट हो जाएगी 20। और सेकंड वाला जो मटेरियल है वो 512 और 6000, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर लिफो होता
तो पहले वाले की क्वांटिटी 400, रेट 15 और 6000 सेम रहता, मगर सेकंड वाला जो है उसकी क्वांटिटी 500 से कम करके 400 करते, वैल्यू सेम रखते 6000 और इसकी रेट इन्फ्लेट हो जाती 15 रुपीज़। आप समझे? फीफो में फर्स्ट वाली क्वांटिटी को कम करना है, वैल्यू को सेम रखना है और रेट इन्फ्लेट करना है। लिफो में लास्ट वाली की क्वांटिटी कम करनी है, वैल्यू सेम रखनी है और रेट को इन्फ्लेट करना है। वेटेड एवरेज में वैसे भी हम अलग अलग तो रखते नहीं है, क्वांटिटी एक ही आएगी, अमाउंट एक ही आएगा और रेट एक ही आएगी, तो आपको उसी में से क्वांटिटी को कम करना है, वैल्यू को सेम रखना है, रेट को इन्फ्लेट करना है, राइट। तो ये है आपका लॉस के केस में। अगर इसको एबनॉर्मल लॉस मानते हैं, अगर एबनॉर्मल लॉस मानते हैं तो क्या होता है? एबनॉर्मल लॉस अगर मानना होता है तो फिर कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। एबनॉर्मल लॉस का सेम वैसा ही ट्रीटमेंट होता है जैसे हमने मटेरियल को इश्यू किया है। अगर मटेरियल को इश्यू करते तो क्या एडजस्टमेंट करते? सेम वही एडजस्टमेंट करना है। अगर मटेरियल का एबनॉर्मल लॉस होता है तो आप उसको एबनॉर्मल लॉस मानो ही मत, आप इसको क्या मानो? इश्यू। इशू का क्या एडजस्टमेंट करते हो? अगर यहाँ पर कहते हैं 100 kg हमने इशू किया तो आप क्या एडजस्टमेंट करते हैं? फीफो के हिसाब से, लिफो के हिसाब से, सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज, जो ट्रीटमेंट आप इशू का करोगे सेम ट्रीटमेंट आप एबनॉर्मल लॉस का भी करोगे। बस जब हम मटेरियल इशू करते हैं तो जिस डिपार्टमेंट को हमने मटेरियल इशू किया है हम उस पर वो कॉस्ट चार्ज करते हैं, बट जब एबनॉर्मल लॉस होता है तो हम कॉस्ट तो चार्ज करते हैं मगर किसी डिपार्टमेंट से नहीं, हम वो कॉस्ट P&L अकाउंट में चार्ज करते हैं। बस इतना सा फर्क है और कुछ नहीं। तो इन केस ऑफ नॉर्मल लॉस और इन्फ्लेटेड प्राइस मेथड दोनों सेम है। नॉर्मल लॉस या इन्फ्लेटेड प्राइस मेथड यूज करना सेम मैटर। क्वांटिटी इज टेकन इन इशू कॉलम बट रेट एंड अमाउंट इज टेकन एज nil. So in balance quantity reduce but amount remains same which increase the rate of balance quantity. In case of abnormal loss it is taken same as issue. सेम जैसे आप इशू का ट्रीटमेंट करते हो वैसे एबनॉर्मल लॉस का करना है। अमाउंट ट्रांसफर टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आपको तो वहां पर लिखना है एबनॉर्मल लॉस, वो इम्प्लाइड है कि वो P&L अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। इफ लॉस इज नॉट स्पेसिफाइड इन क्वेश्चन, ये दिया हुआ नहीं है कि लॉस एबनॉर्मल है या नॉर्मल है या इन्फ्लेटेड प्राइस मेथड काम लेना है, ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है तो हम उसको एबनॉर्मल एज्यूम करते हैं। ट्रांसफर, एनी मटेरियल ट्रांसफर फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर। देखो हम स्टोर का लेजर बना रहे हैं, स्टोर का लेजर है ना। अब हमारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2 है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 3 है। मान लो एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट दूसरे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को मटेरियल ट्रांसफर करता है तो स्टोर पे क्या फर्क पड़ा? ना तो स्टोर को मिला ना स्टोर ने दिया। तो यहाँ पर इसका एनी मटेरियल ट्रांसफर फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट और वन जॉब टू अदर इट इज नॉट कंसीडर्ड इन स्टोर लेजर, राइट। ये तो हमारा प्रैक्टिकल पोर्शन हो गया खत्म। अब हम बात करते हैं इस चैप्टर की थ्योरी। मटेरियल चैप्टर में थ्योरी के भी बहुत सारे पॉइंट दे रखे हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट, मटेरियल कंट्रोल करना। मटेरियल कंट्रोल करने का बेसिकली मतलब है मटेरियल की कॉस्ट को कंट्रोल करना, मटेरियल का प्रॉपर मैनेजमेंट करना, स्टोर को प्रॉपर मैनेजमेंट करना, टाइमली मटेरियल को परचेज करना, टाइमली मटेरियल को इश्यू करना, मिनिमम रेट पर मटेरियल को परचेज करना, मिनिमम से मिनिमम वेस्टेज होना, प्रॉपर तरीके से मटेरियल का स्टोरेज करना जिससे मटेरियल जब हमें रिक्वायरमेंट हो तब मिल सके, प्रॉपर तरीके से उसकी अकाउंटिंग करना, इन सब को हम क्या कहते हैं? मटेरियल कंट्रोल। मटेरियल कंट्रोल इज ए सिस्टमैटिक कंट्रोल ओवर द प्रोक्योरमेंट, मटेरियल को प्राप्त मतलब रिसीव करना, स्टोरेज एंड यूसेज ऑफ मटेरियल सो एज टू मेंटेन एन इवन फ्लो ऑफ मटेरियल, मतलब उसकी वजह से, मटेरियल की वजह से प्रोडक्शन का फ्लो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव, मटेरियल कंट्रोल क्यों करते हैं? नो इंटरप्शन इन प्रोडक्शन, इंप्लाइड है परचेज एट लोएस्ट पॉसिबल प्राइस, मिनिमाइज ऑर्डरिंग एंड कैरिंग कॉस्ट, इसीलिए हम EOQ कैलकुलेट करते हैं, अवॉइड एबनॉर्मल लॉस एंड वेस्टेज एंड मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर रिकॉर्ड एटसेट्रा। हम इसीलिए मटेरियल को कंट्रोल करते हैं। रिक्विजिट, मटेरियल कंट्रोल के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है? रिक्विजिट क्या क्या? फर्स्ट, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिटवीन ऑल डिपार्टमेंट्स, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का स्टोर डिपार्टमेंट से, परचेज डिपार्टमेंट से, इन सब के बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए जिससे कि टाइमली मटेरियल परचेज किया जा सके, टाइमली मटेरियल को इश्यू किया जा सके, प्रोडक्शन डिस्टर्ब नहीं हो, मटेरियल का प्रॉपर तरीके से रिक्वायरमेंट भी पता चल जाए। ये सारा तभी पॉसिबल है जब इन सब के बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हो।
सुटेबल परचेज प्रोसीजर, एक फिक्स परचेज प्रोसीजर हो, जब कभी मटेरियल परचेज करना हो हाथों हाथ हमने उस प्रोसीजर को फॉलो किया और मटेरियल को परचेज कर लिया। यूज ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म, जिससे कि ज़्यादा दिक्कत नहीं हो समझने में कि कौन सा डिपार्टमेंट क्या चाहता है। एक फिक्स फॉर्मेट हो जिससे पता चल जाए कि कौन सा मटेरियल खरीदना है, कितनी क्वांटिटी खरीदनी है, कब तक खरीदना है, ये सब चीज़ों के बारे में प्रॉपर तरीके से पता चल जाए। प्रिपेयर बजट, हम पहले से एस्टिमेट करके रखें कि हमारी मटेरियल कॉस्ट कितनी लगनी चाहिए, कौन कौन से एक्सपेंडिचर कितने होने चाहिए। प्रॉपर जब हम बजट बनाते हैं, हर चीज़ को जब हम एस्टिमेट करते हैं, तो आगे आने के लिए जो भी काम है हमारा प्रॉपर तरीके से सिस्टमेटिक हो जाता है। बजट बनाना जरूरी है, एस्टिमेट करना जरूरी है, ठीक है। इंटरनल चेक सिस्टम, एक डिपार्टमेंट का काम दूसरे डिपार्टमेंट से चेक हो जाए, कुछ ऐसा सिस्टम हो कि कहीं पर भी फ्रॉड होने के चांसेस नहीं हो, कहीं भी एरर्स होने के चांसेस नहीं हो। प्रॉपर रिकॉर्डिंग ऑफ स्टॉक डेटा, जिससे पता चल सके मटेरियल कितना परचेज किया, कितना कहाँ कौन से डिपार्टमेंट से चार्ज करना है, प्रॉपर रिकॉर्डिंग होना जरूरी है। सेफ स्टोर होना चाहिए, अगर आपका स्टोर सेफ नहीं है तो हो सकता है मटेरियल का लॉस हो सकता है, वेस्टेज हो सकता है, थेफ्ट हो सकता है मटेरियल, है ना। टाइमली रिपोर्टिंग होनी चाहिए, कोई भी तरह का वेरिएंस आता है, कोई भी तरह की कोई दिक्कत आती है तो उसकी प्रॉपर टाइमली रिपोर्टिंग होनी चाहिए टॉप मैनेजमेंट को, जिससे कि उस दिक्कत को वहीं पर फटाफट से हम सॉल्व कर सकें। तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट रिक्विजिट है प्रॉपर मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए। मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल की इंपॉर्टेंस, मेंटेन क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, क्योंकि जब क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल अच्छी होगी तो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट भी अच्छी होगी। मेंटेन प्राइस लेवल, कम रेट पर अगर हम मटेरियल खरीदेंगे तो दिखती बात है फाइनल प्रोडक्ट की जो प्राइस है उसको भी हम मेंटेन कर पाएंगे। मेंटेन कंटिन्यूटी ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन डिस्टर्ब नहीं होगा। मिनिमाइज कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट, स्टोरेज की कॉस्ट, मिनिमाइज वेस्टेज और मिनिमाइज स्टॉक आउट कॉस्ट। जब हमें रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी उस समय रॉ मटेरियल हमें अवेलेबल रहेगा। स्टॉक आउट की जो कॉस्ट है वो मिनिमम टू मिनिमम होगी अगर हम मटेरियल कॉस्ट को कंट्रोल करते हैं तो। स्टोर्स रिकॉर्ड मेंटेन करने के 3 तरीके हैं, मैं आपको बता दूं कौन कौन से तरीके। एक तो तरीका होता है बिन कार्ड, एक होता है स्टॉक कंट्रोल कार्ड और एक होता है स्टोर्स लेजर। सबसे पहले बात करते हैं बिन कार्ड। बिन कार्ड क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो बताता हूँ बिन क्या होता है। बिन का मतलब होता है वो जगह जहां पर हम मटेरियल को स्टोर करके रखते हैं। ये कमरा हो सकता है, एक अलमारी हो सकती है, एक वार्डरोब हो सकता है, एक टेबल की ड्रॉर भी हो सकती है। मतलब जिसमें भी हम मटेरियल को स्टोर करके रखते हैं हम उसको क्या कहते हैं, बिन। बिन कार्ड क्या होता है, जैसे मान लो एक पर्टिकुलर वार्डरोब है, हमने इसमें मटेरियल को स्टोर करके रखा है। एक वार्डरोब में एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ मटेरियल को हमने स्टोर करके रखा है, तो उस मटेरियल के साथ ही हम एक कार्ड रख देते हैं। क्या रखते हैं, कार्ड, पेपर का जो कार्ड होता है उसको रख देते हैं। उस कार्ड में क्या लिखा होता है, ये कार्ड का फॉर्मेट मैं आपको बताता हूँ। कुछ इस तरीके का फॉर्मेट होता है उस कार्ड का। उस कार्ड के ऊपर वो मटेरियल का जो मटेरियल क्या है, उसका रीऑर्डर लेवल, उसका मिनिमम लेवल, उसका मैक्सिमम लेवल, है ना, उसका डेंजर लेवल, ये सब कुछ हम लिख देते हैं। फिर उस कार्ड में हम लिखते हैं डेट, रिसिप्ट, इश्यू और बैलेंस। रेट का कॉलम नहीं होता, केवल क्वांटिटी का कॉलम होता है। ये कार्ड कहाँ रहता है, उस बिन में जहाँ मटेरियल पड़ा है उसी के साथ एक कार्ड पड़ा रहता है। हर मटेरियल के साथ में उसका खुद का एक सेपरेट बिन कार्ड, मतलब जैसे मान लो हमारे स्टोर में 20 तरह के मटेरियल है, तो हर टाइप ऑफ मटेरियल के साथ में बिन कार्ड होता है, मतलब 20 कार्ड होंगे वो, और वो कार्ड कहाँ पड़ा रहेगा, उस मटेरियल के साथ ही पड़ा रहेगा। डेट, जैसे मान लो 1 जनवरी हमारे पास आज 1000 किलो का स्टॉक है सपोज। अब जैसे ही हमने मटेरियल परचेज किया, मटेरियल परचेज करके हम उस मटेरियल को उस जगह पर रखने जाएंगे तो कार्ड भी वहीं पड़ा है। हम क्या करेंगे, जैसे हमने 500 किलो खरीदा, 500 किलो खरीद कर हम जैसे ही वहां पर उस बिन में उस मटेरियल को रखेंगे, कार्ड उठाएंगे, उसमें एंट्री करेंगे 2 जनवरी है, आज हमने 500 किलो खरीदा और 1000 पहले से था, इसका मतलब ये स्टॉक हो गया, ये मटेरियल हो गया 1500 किलो। कब एंट्री करेंगे, जो मटेरियल को रखने जाएगा वो कार्ड उठाएगा, हाथों हाथ एंट्री करेगा और कार्ड का स्टॉक जो भी है
ये जो भी रखा है मटेरियल उसको जोड़ के स्टॉक लिख देगा कि अब ये मटेरियल 1500 किलो हो चुका है। मान लो 3 तारीख को हमने इसमें से 200 किलो निकाला, तो जैसे ही मटेरियल निकाला 200 किलो इश्यू किया, इसमें से हाथों हाथ हमने कार्ड उठाया, इश्यू में लिखा 200 और अब बैलेंस कितना बच गया 1300 किलो। मतलब ये जो रिकॉर्डिंग ऑफ स्टॉक ट्रांजैक्शन है, हम जब मटेरियल को रखने जाते हैं, जो मटेरियल को लेने जाते हैं, उसी समय हाथों हाथ कार्ड में उसकी एंट्री कर देते हैं। ये जो हम स्टोर का रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं, हर मटेरियल का अलग अलग, और हर मटेरियल के साथ ही हम उस कार्ड को रख देते हैं। इट इज कॉल्ड बिन कार्ड। इस बिन में वो मटेरियल की कितनी क्वांटिटी पड़ी है हम कभी भी पता कर सकते हैं। हमें पता करना है कि ये मटेरियल एक्स हमारे पास कितना पड़ा है, हम मटेरियल एक्स जहां पर पड़ा है वहां पर जाएंगे, उसका कार्ड उठाएंगे, उसमें देखेंगे हमारे पास इसकी कितनी क्वांटिटी पड़ी है। इसमें रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन कब होती है? जब मटेरियल रखने जाएगा उसी समय उसमें रिसिप्ट की एंट्री कर दी जाएगी, और जब मटेरियल उसमें से लेने जाएगा उसी समय उसमें मटेरियल इशू की एंट्री कर दी जाएगी। जब मटेरियल का मूवमेंट होगा, रखना जाएगा या लेने जाएगा, उसी समय बिन कार्ड में एंट्री हो जाती है। बिन कार्ड इज ए कार्ड प्लेस्ड विथ ईच बिन shows the quantity of inventory available in a particular bin. Its advantage are, इसके क्या क्या फायदे हैं? Few chances of mistake. आप जब मटेरियल रखने जाओगे हाथों हाथ उसी समय एंट्री कर दी ना, भूलने की तो बात ही नहीं। जब आपने मटेरियल लेने गए तो हाथों हाथ उसी समय एंट्री कर दी। तो रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन में मिस्टेक हो ही नहीं सकती। आप ऐसा नहीं कि भूल गए, आप तो एंट्री तभी कर रहे हो ना जब मटेरियल रखने जा रहे हो या लेने जा रहे हो। मोर इफेक्टिव कंट्रोल एंड ईजी आइडेंटिफाई। हर मटेरियल का ईजी, आपको किसी भी मटेरियल का आइडेंटिफिकेशन करना है, उसके कार्ड पे उसकी पूरी डिटेल लिखी होती है। हेल्प इन फिजिकल चेक। जब हम फिजिकल चेक करते हैं कि जितना मटेरियल स्टॉक में है उतना अपने पास है या नहीं है, जितना कार्ड में है उससे टैली कर सकते हैं कि कार्ड में इतना है, फिजिकली इतना है या नहीं है। तो फिजिकल चेक करने में इस बिन कार्ड से बहुत हेल्प रहती है। स्टॉक कंट्रोल कार्ड। स्टॉक कंट्रोल कार्ड और बिन कार्ड दोनों होते एक जैसे ही है, मगर डिफरेंस क्या है? बिन कार्ड जो है वो बिन के साथ ही रहता है, मगर स्टॉक कंट्रोल कार्ड बिन में नहीं रहता। वो हमारी टेबल की ड्रॉअर में एक साथ पड़ा रहता है। आप समझे? हम इसको बिन में नहीं रखते। हर मटेरियल का अलग अलग कार्ड होगा, मगर वो एक साथ कहाँ पड़ा रहेगा? हमारे पास टेबल की ड्रॉअर में पड़ा रहेगा। इट इज अ रिकॉर्ड विच शोज द ओवरऑल पोजीशन इन ए स्टोर। रिकॉर्डिंग इंक्लूड रिसिप्ट, इश्यू, बैलेंस एंड ऑर्डर गिवन। इट इज मेंटेन बाय स्टोर कीपर। ये कौन मेंटेन करता है? स्टोर कीपर। इट्स एडवांटेज मोर कॉम्पैक्ट रिकॉर्ड। बिन कार्ड में क्या होता है? हमें अगर रिकॉर्ड देखना है, बैलेंस, स्टॉक देखना है कि हमारे पास 40 तरह के मटेरियल है और हर मटेरियल का कितना कितना स्टॉक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? पूरे स्टोर में घूमना पड़ेगा। हर मटेरियल का बिन कार्ड लेंगे, उसमें देखेंगे इसका स्टॉक कितना है, फिर दूसरे मटेरियल के पास जाएंगे, उसके बिन के पास जाएंगे, उसका बिन कार्ड देखेंगे और उससे पता चलेगा इसका स्टॉक की क्वांटिटी कितनी है। तो बिन कार्ड में जो स्टॉक का रिकॉर्ड होता है वो बिखरा हुआ रहता है पूरे स्टोर में, मगर स्टॉक कंट्रोल कार्ड में ऐसा नहीं होता। मोर कॉम्पैक्ट रिकॉर्ड, नीट एंड क्लीन रिकॉर्ड, क्योंकि जब मटेरियल के साथ ही उसका स्टॉक का रिकॉर्ड रहेगा तो वो उसके वो जो पेपर का बना हुआ होता है तो उसके कटने वगैरह के फटने के चांसेस रहते हैं, मगर ऐसा इसमें नहीं होता क्योंकि ये मटेरियल के साथ नहीं पड़ा रहता, हमारी टेबल की ड्रॉअर में पड़ा रहता है। फास्ट कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक, ये सब इसके फायदे हैं स्टॉक कंट्रोल कार्ड के। स्टोर लेजर हम बनाना सीख ही चुके हैं। फीफो, लिफो, वेटेड एवरेज, सिंपल एवरेज, ये सब स्टोर लेजर है। इट इज ए सब्सिडरी लेजर विच कंटेन रिसिप्ट, इश्यू, बैलेंस ऑफ ईच आइटम सेपरेटली, द सोर्स डॉक्यूमेंट फॉर पोस्टिंग ऑफ गुड्स रिसीव्ड नोट, मटेरियल रिक्विजिशन नोट। मतलब स्टोर लेजर में एंट्री कहाँ से होती है? मटेरियल रिसिप्ट होता है, ये एंट्री कहाँ से होती है? मटेरियल इश्यू होता है, इसकी एंट्री कहाँ से होती है? तो ये गुड्स रिसीव्ड नोट्स एंट्री होती है, मटेरियल रिक्विजिशन नोट्स एंट्री होती है। ये गुड्स रिसीव्ड नोट क्या होता है, मटेरियल रिक्विजिशन नोट क्या होता है, आगे हम इसी में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है जस्ट इन टाइम मैनेजमेंट। जस्ट इन टाइम मैनेजमेंट क्या है? इट मीन्स मटेरियल शुड ओनली बी परचेज व्हेन इट इज एक्चुअली रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन। इट इज जीरो इन्वेंट्री अप्रोच। जब मटेरियल चाहिए उसी समय खरीदा जाए, स्टॉक नहीं रखना। प्रिंसिपल, प्रोड्यूस गुड्स ओनली व्हेन इट इज रिक्वायर्ड। जब आपको गुड्स की रिक्वायरमेंट है उसी समय उसका प्रोडक्शन किया जाए। प्रोडक्ट डिलीवर टू कस्टमर ओनली व्हेन दे वांट। जब उनको रिक्वायरमेंट है कस्टमर को गुड्स की, तभी उसी केस में उनके पास प्रोडक्ट डिलीवर किया जाए। सिस्टम क्या है? ये जो जस्ट इन टाइम मैनेजमेंट है, इस सिस्टम में क्या होता है, कैसे सिस्टम चलता है?
फर्स्ट स्टेप, डिमांड फॉर फाइनल प्रोडक्ट। फाइनल प्रोडक्ट की कितनी डिमांड होगी उसको एस्टिमेट करना। प्रोडक्शन डिमांड हमने एस्टिमेट की कितनी डिमांड है, उसके बाद हमने प्रोडक्शन प्रोसेस को स्टार्ट किया। मटेरियल रिक्वायरमेंट इज सेंड टू परचेज डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन प्रोसेस स्टार्ट करने के बाद हम ये कैलकुलेट करते हैं कि हमें कितना मटेरियल चाहिए, जितनी मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है उतने प्रोडक्शन के लिए वो रिक्वायरमेंट हम परचेज डिपार्टमेंट को सेंड कर देते हैं। परचेज ऑर्डर प्लेस, परचेज डिपार्टमेंट परचेज ऑर्डर प्लेस करता है। परचेज डिपार्टमेंट ऑर्डर प्लेस करने के बाद मटेरियल को रिसीव करता है और फिर उस मटेरियल रिसीव जो हमने किया उसे हम प्रोडक्शन कर लेते हैं। मतलब हमें स्टॉक रखना ही नहीं है, जितनी रिक्वायरमेंट है प्रोडक्शन के लिए, फाइनल गुड्स के लिए जितनी रिक्वायरमेंट है मटेरियल के लिए उतना ही मटेरियल खरीदा जाए, काम में लियो, खत्म, नो स्टॉक। इट इज कॉल्ड जस्ट इन टाइम मैनेजमेंट। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम बेसिकली हम कहते हैं रिकॉर्ड मेंटेन करना और फिजिकल वेरिफिकेशन करना, उसको हम कहते हैं परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। मतलब परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं, एक तो स्टॉक के रिकॉर्ड को मेंटेन करना, इट इज कॉल्ड परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, और फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ गुड्स, कि हमारे पास जितना बुक्स में है स्टॉक क्या वाकई में फिजिकली उतना है या नहीं। It represents a system of maintenance of proper records by store department. It is called perpetual inventory system procedure. Prepare store record maintain करना, उसका physical verification करना, reconcile quantity between store record and physical verification. मान लो physical verification कहता है कि हमारे पास 1000 किलो है, जबकि store record में कह रखा है कि 1200 किलो है, तो फिर ये 200 किलो का डिफरेंस कैसे आ गया, डिफरेंस को reconcile करना। कैलकुलेट डिफरेंस, मेकिंग करेक्टिव एक्शन, डिफरेंस किस वजह से, मटेरियल लॉस्ट हो गया या फिर हमने परचेज की एंट्री कर ली मगर अभी तक मटेरियल मिला नहीं है, या फिर हमने मटेरियल इशू कर दिया बट अभी तक हमने इशू की एंट्री नहीं की है बुक्स में। जैसे बैंक रिकंसिलेशन होता है ना, सेम इसी तरह से हम रिकंसिल करते हैं कि फिजिकली इतना स्टॉक है जबकि बुक्स में इतना स्टॉक है, तो दोनों में डिफरेंस का रीजन क्या और उसके बाद उसको रिकंसिल करना, रिमूविंग द कॉजेज ऑफ डिफरेंस, और फ्यूचर में ये डिफरेंस नहीं हो ऐसा कुछ करना कि फ्यूचर में फिजिकल वेरिफिकेशन में और बुक्स के रिकॉर्ड में किसी भी तरह का कोई डिफरेंस नहीं हो। एडवांटेज, प्रॉपर एडजस्टमेंट, टाइमली एडजस्टमेंट हो जाता है। कोई भी दिक्कत आती है, अगर हमने मान लो परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम कंटिन्यूसली करते रहते हैं तो कंटिन्यूसली कोई भी एरर या मिस्टेक होती है वो पकड़ में आ जाती है और फटाफट उसका करेक्टिव एक्शन हो जाता है। क्विक इंफॉर्मेशन फॉर P&L, जिससे स्टॉक का वैल्यूएशन भी फास्ट होता है और P&L अकाउंट फटाफट से बन सकता है। फास्ट करेक्टिव एक्शन, हमें करेक्टिव एक्शन लेने के लिए ईयर एंड होने का इंतजार नहीं करना पड़ता, फटाफट से करेक्टिव एक्शन इसका हम ले सकते हैं। रिवील एग्जिस्टेंस ऑफ सरप्लस एंड ऑब्सोलीट एंड स्लो मूविंग गुड्स। जब हम परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम जिसमें रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, फिजिकल वेरिफिकेशन करते हैं, तो हमें यह भी पता चल जाता है कि कौन सा स्टॉक सरप्लस है और कौन से स्टॉक ऑब्सोलीट है या स्लो मूविंग है, तो उसका कैसे डिस्पोजल किया जाए उसके लिए भी हम करेक्टिव एक्शन ले सकते हैं। परचेज मटेरियल एट राइट टाइम, और हमें मटेरियल उसी टाइम पे खरीदना है जब हमें उसकी रिक्वायरमेंट हो। ये सारे बेनिफिट है अगर हम परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम को मेंटेन करते हैं। ये क्वेश्चन भी थियोरी के हिसाब से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। देन कंटिन्यूस स्टॉक वेरिफिकेशन, फिजिकल वेरिफिकेशन, ठीक है। इट इज ए सिस्टम ऑफ फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ आइटम ऑफ मटेरियल। हमारे पास बुक्स में है 5000 किलो, अब फिजिकली चेक करते हैं कि 5000 किलो है या नहीं, और ऐसा हम कंटिन्यूसली करते हैं। कंटिन्यूसली करने का मतलब जैसे फॉर एग्जांपल हर महीने करते हैं, जिससे कि कोई भी डिफरेंस हो हम फटाफट से उसको पता कर सके। एडवांटेज, क्लोजर ऑफ नॉर्मल फंक्शनिंग इज नॉट रिक्वायर्ड। कंटिन्यूस फिजिकल वेरिफिकेशन चलता रहता है, इसके लिए ऐसा नहीं है कि हम स्टोर की पूरी एक्टिविटी बंद करेंगे और फिर वेरिफिकेशन करेंगे। अगर हम ईयरली वेरिफिकेशन करते हैं तो ऐसा करना पड़ता है, बट हम जब कंटिन्यूस वेरिफिकेशन करते हैं तो हमें ऐसा स्टोर की एक्टिविटी को बंद करने की जरूरत नहीं पड़ती। फाइंड स्टॉक डिस्क्रिपेंसीज, अगर कुछ डिफरेंसेज है तो पता चल जाते हैं। कंट्रोलिंग इफेक्ट ऑन स्टोर स्टाफ, जब फिजिकल वेरिफिकेशन होता है तो स्टोर के स्टाफ के दिमाग में थोड़ा सा रहता है कि हमारे हर काम की चेकिंग होती है, फिजिकल चेकिंग होती है। ऐसा नहीं कि बुक्स में 10,000 kg का स्टॉक है और फिजिकली 7,000 kg का स्टॉक है, तो ऐसी गड़बड़ी अगर हम करते हैं तो वो बहुत जल्दी पकड़ में आ जाएगी। तो इसीलिए कंट्रोलिंग इफेक्ट रहता है स्टोर स्टाफ के ऊपर। रिड्यूस चांसेस ऑफ ऑब्सोलेसेंस, अगर मान लो कोई स्टॉक का मूवमेंट नहीं हो रहा है
तो हम उस स्टॉक को डिस्पोज कर सकते हैं, जिससे कि वो ऑब्सोलिसेंस के जो चांसेस है वो बहुत कम हो जाते हैं। क्विक प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, हमें फाइनल अकाउंट्स के लिए स्टॉक की वैल्यू, क्लोजिंग स्टॉक की क्वांटिटी ये फटाफट से मिल जाती है, इसीलिए हम फाइनल अकाउंट भी फटाफट से बना सकते हैं। लिमिटेशन, क्लोज बिजनेस ड्यूरिंग फिजिकल वेरिफिकेशन, बहुत बार ऐसा करना होता है तो ये एक दिक्कत वाली बात है। टाइम कंज्यूमिंग सिस्टम एंड कॉस्टली, फिजिकल वेरिफिकेशन टाइम कंज्यूमिंग भी है और इसके लिए बहुत सारे एक्सपेंडिचर इनकर करने पड़ते हैं, तो एक कॉस्टली सिस्टम भी है। बिल ऑफ मटीरियल, बिल ऑफ मटीरियल क्या होता है? मैं आपको बिल ऑफ मटीरियल को एक छोटे से एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे मान लो हमें एक जॉब मिला, जॉब का नाम दिया हमने जॉब 102। इस जॉब को पूरा करने के लिए हमें कौन कौन सा मटेरियल चाहिएगा, कितना चाहिएगा, उसकी क्वांटिटी कितनी चाहिएगी, कब तक चाहिएगा, इसकी पूरी डिटेल बनाना। हमें इसके लिए कौन कौन सा मटेरियल चाहिए, कब चाहिए, कितनी क्वांटिटी चाहिए, इस पूरे की डिटेल, ये है बिल ऑफ मटेरियल। ये बिल ऑफ मटेरियल बनाते हैं जो डिपार्टमेंट होता है, जो जिसमें जॉब का काम होगा, वो उसकी बिल ऑफ मटेरियल बनाता है। उसकी एक कॉपी स्टोर कीपर को दे देता है और एक कॉपी परचेज डिपार्टमेंट में दे दी जाती है। परचेज डिपार्टमेंट उसी को ध्यान में रखते हुए मटेरियल को परचेज करता है। इट इज ए डिटेल लिस्ट फॉर प्रोड्यूसिंग द स्टैंडर्ड क्वांटिटी एंड qualities of material and component required for producing a product or carrying out of any job. It is also known as material list or material specification list. It is used by purchase department, production department, store department and cost department. Purchase department तो क्या यूज करता है, मटेरियल कितना परचेज करना है, कब परचेज करना है, उससे बिल ऑफ मटेरियल से पता चल जाता है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ये पता चल जाता है कि इस जॉब में मटेरियल की कॉस्ट कितनी लगेगी। स्टोर डिपार्टमेंट को पता चल जाता है कि हमें कब कब मटेरियल कब परचेज करने के लिए रिक्वेस्ट देनी है परचेज डिपार्टमेंट को। और कॉस्ट डिपार्टमेंट उस जॉब की कॉस्टिंग करने के लिए बिल ऑफ मटेरियल का यूज करता है। मटेरियल रिक्विजिशन नोट, मटेरियल की रिक्वायरमेंट किसको होती है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को जब मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है तो वो किसको कहता है? स्टोर डिपार्टमेंट को। कैसे कहता है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इसके लिए एक नोट बनाता है जिसका नाम होता है मटेरियल रिक्विजिशन नोट। क्या होता है? मटेरियल रिक्विजिशन, मतलब एक तरह से मटेरियल के लिए रिक्वेस्ट। इट इज वाउचर ऑफ अथॉरिटी यूज्ड टू गेट मटेरियल इश्यूड फ्रॉम स्टोर। It is also known as material requisition slip. It is prepared by production department और planning department. Production department बनाता है और किसको भेजता है? Store department को। Store department उसके बेस पर मटेरियल को इशू करता है। किसको इशू करता है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। तो मटेरियल की एक तरह से रिक्वेस्ट करता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट स्टोर डिपार्टमेंट को कि हमें इतना मटेरियल, इसकी इतनी इतनी क्वांटिटी हमें रिक्वायर्ड है। मटेरियल ट्रांसफर नोट, अगर एक डिपार्टमेंट किसी दूसरे डिपार्टमेंट को मटेरियल ट्रांसफर करता है, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एक्स, अगर मान लो उसके पास कुछ मटेरियल ज्यादा है एक्सेस में और मटेरियल वाई को उस मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, तो हो सकता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एक्स प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाई को मटेरियल ट्रांसफर कर दे। जब मटेरियल ट्रांसफर किया जाता है तो एक ट्रांसफर नोट बनाया जाता है, मटेरियल ट्रांसफर नोट। इफ सम मटेरियल इज सरप्लस इन वन डिपार्टमेंट, it can transfer to another department which require material. A note is prepared with transfer of material. This note is called transfer note. It is prepared by material transfer department. जो डिपार्टमेंट मटेरियल ट्रांसफर कर रहा है वो डिपार्टमेंट उस नोट को प्रिपेयर करता है। क्रेडिट नोट, अगर कुछ मटेरियल किसी डिपार्टमेंट में सरप्लस में है तो वो ट्रांसफर भी कर सकता है, जैसा अभी हमने पढ़ा ट्रांसफर कैसे होता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो स्टोर को वापस रिटर्न कर दे। अगर एक डिपार्टमेंट जिसके पास सरप्लस मटेरियल है तो वो सरप्लस मटेरियल को स्टोर को रिटर्न कर सकता है, और अगर वो स्टोर को रिटर्न करता है तो एक नोट बनता है जिसका नाम होता है क्रेडिट नोट। इफ सम मटेरियल इज सरप्लस इन ए डिपार्टमेंट, इट कैन बी रिटर्न टू द स्टोर। ए नोट इज प्रिपेयर्ड विद रिटर्न ऑफ मटेरियल विच इज कॉल्ड क्रेडिट नोट। देन टू बिन सिस्टम। What is two bin system? बिन मैंने आपको बताया कि बिन वो जगह जहां पर हम मटेरियल को रखते हैं। जैसे मान लो ये एक बिन है जहां पर हमने एक मटेरियल को रखा हुआ है, मटेरियल एक्स को। हम क्या करते हैं टू बिन सिस्टम में,
हम बिन को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, बिन को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। जैसे मान लो हमारे पास मटेरियल एक्स की क्वांटिटी है टोटल 10,000 kg, और इस मटेरियल एक्स का जो रीऑर्डर लेवल है मान लेते हैं वो है 3,000 kg। तो हम क्या करते हैं, जो छोटा पार्ट होता है 3,000 kg को तो हम यहाँ रख देते हैं, और बाकी का जो मटेरियल है 7,000 kg वो बड़े वाले पोर्शन में रहता है। बिन को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक बड़ा पोर्शन एक छोटा पोर्शन। छोटे पोर्शन में हमने क्या रखा, रीऑर्डर लेवल जितनी क्वांटिटी, और रिमेनिंग जो क्वांटिटी है वो बड़े पोर्शन में। अब जैसे जैसे ये मटेरियल 7,000 kg खत्म होता जाएगा और जैसे ये पूरा खत्म हो जाएगा तो हमें ये पता चल जाएगा कि हमारे पास जो मटेरियल बचा है वो रीऑर्डर लेवल का बचा है। इसका मतलब हमें नया ऑर्डर प्लेस करना है। तो जैसे ये मटेरियल खत्म हो गया हमें ऑर्डर प्लेस करना है। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि मिस्टेक नहीं हो सकती कि ऑर्डर प्लेस करने में भूल हो जाए, पता नहीं कब मटेरियल 3,000 kg से कम हो गया, हमें पता ही नहीं चला। जैसे ही ये क्वांटिटी खत्म होगी और यहाँ का नंबर आएगा हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास जो मटेरियल है वो रीऑर्डर लेवल जितना है, नया ऑर्डर प्लेस करना है। अच्छा, कुछ ऐसा भी करते हैं कि रीऑर्डर लेवल में मिनिमम लेवल जितनी क्वांटिटी मेंटेन करते हैं। रीऑर्डर लेवल जितनी क्वांटिटी नहीं रखे, मिनिमम लेवल की क्वांटिटी जितना भी जो स्मॉल पोर्शन है उसमें मेंटेन किया जा सकता है। ईच बिन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वन बिग एंड another small. In a small portion, quantity equal to minimum level or reorder level is kept, and other part contains remaining quantity. Issue is made from big portion, and as smaller portion is used. जैसे ही big portion खत्म हो जाता है, मटेरियल जो बड़े पोर्शन में पड़ा था वो खत्म हो जाता है और स्मॉलर पोर्शन का हम यूज करना स्टार्ट कर देते हैं, हमें पता चल जाता है कि हमें ऑर्डर प्लेस करना है। फ्रेश ऑर्डर इज मेड। इट इज टू बिन सिस्टम। बिन को दो पार्ट में डिवाइड करना। नेक्स्ट इज ड्यूटीज ऑफ स्टोर कीपर। एक स्टोर कीपर की क्या क्या ड्यूटीज है, तो ये तो बहुत वैसे इंपॉर्टेंट थियरी है, थियरी का क्वेश्चन आ सकता है ये ड्यूटीज ऑफ स्टोर कीपर। एक्सरसाइज जनरल कंट्रोल ओवर मटेरियल, मटेरियल के ऊपर एक ओवरऑल कंट्रोल रखना। सेफ कीपिंग ऑफ गुड्स, गुड्स को सेफ कीप रखना। इनिशिएट परचेज रिक्विजिशन फॉर परचेज, मटेरियल परचेज करने के लिए परचेज रिक्वेस्ट भेजना, किसको, परचेज डिपार्टमेंट को। मेंटेन रिकॉर्ड, मेंटेन एडुकेट स्टॉक, प्रॉपर तरीके से स्टोरेज करना और प्रॉपर तरीके से मटेरियल को इश्यू करना, टाइमली मटेरियल को इश्यू करना, ये सारी ड्यूटीज है स्टोर कीपर की। डायरेक्ट मटेरियल एंड इनडायरेक्ट मटेरियल। मटेरियल डायरेक्टली आइडेंटिफाइड विथ प्रोडक्ट इज कॉल्ड डायरेक्ट मटेरियल। मटेरियल विच कैन नॉट बी डायरेक्टली आइडेंटिफाइड विथ प्रोडक्ट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट मटेरियल। अगर एक लकड़ी की बेंच है तो उसमें जो वुड है इज डायरेक्ट मटेरियल, मगर बेंच बनाने के लिए हमने फेविकॉल का भी यूज किया होगा, वो क्या है, इनडायरेक्ट मटेरियल। जो प्रोडक्ट से डायरेक्टली आइडेंटिफाई होता है वो है डायरेक्ट मटेरियल, और जो बाकी अदर मटेरियल है वो है इनडायरेक्ट मटेरियल। मटेरियल परचेज प्रोसीजर, मटेरियल को खरीदने की प्रोसीजर। फर्स्ट स्टेप, रिसीविंग परचेज रिक्विजिशन। मटेरियल को खरीदने की प्रोसेस क्या है मैं आपको बताता हूं। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, स्टोर डिपार्टमेंट और परचेज डिपार्टमेंट। परचेज, सबसे पहले स्टोर डिपार्टमेंट परचेज डिपार्टमेंट को देता है रिक्वेस्ट, और उसको हम कहते हैं परचेज रिक्विजिशन। क्या कहते हैं, परचेज रिक्विजिशन। स्टोर डिपार्टमेंट परचेज डिपार्टमेंट को परचेज रिक्विजिशन नोट देता है, जिसमें यह लिखा होता है कि हमें कौन सा मटेरियल चाहिए, उसका प्रॉपर स्पेसिफिकेशन क्या है, कितनी क्वांटिटी चाहिए, कब तक चाहिए, ये सारी डिटेल स्टोर परचेज डिपार्टमेंट को देता है, और इसके लिए स्टोर देता है परचेज डिपार्टमेंट को परचेज रिक्विजिशन नोट। इट इज फर्स्ट स्टेप, परचेज रिक्विजिशन। उसके बाद में परचेज डिपार्टमेंट एक्सप्लोर करता है कि हमें जो मटेरियल चाहिए उसके मार्केट में सप्लायर कौन कौन से, और उनसे कोटेशन इनवाइट किया जाता है। सेकंड स्टेप, इनवाइटिंग कोटेशन। कोटेशन मिलने के बाद परचेज डिपार्टमेंट उन सारे कोटेशन का एनालिसिस करता है। एक एनालिसिस शीट बनती है, कितना जो सप्लायर है जिन्होंने कोटेशन दिया है, जिनसे हमें कोटेशन मिला है, उनकी परचेज प्राइस क्या है, उनके पास कितनी क्वांटिटी अवेलेबल है, पेमेंट के टर्म्स कंडीशन क्या है, क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल क्या है, इन सब के बारे में एक शीट बनती है। और उसके बाद में हम सेलेक्ट करते हैं कि हमें कौन से सप्लायर को ऑर्डर प्लेस करना है, किससे मटेरियल परचेज करना है।
ये तीसरा स्टेप है। चौथा स्टेप एग्जीक्यूशन ऑफ परचेज ऑर्डर, उसके बाद में हम क्या करते हैं, परचेज ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। फिफ्थ, उसके बाद में हमें मटेरियल रिसीव होता है, हम मटेरियल को रिसीव करते हैं, उसको चेक करते हैं कि हमने जैसा ऑर्डर प्लेस किया था वैसा ही मटेरियल है या नहीं है, और फाइनली हम उसको उस सप्लायर को पेमेंट कर देते हैं। ये पूरी परचेज प्रोसीजर है, राइट। उसके बाद में आता है डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल लॉस। टोटल 4 तरह के मटेरियल लॉस होते हैं। जो मटेरियल लॉस होते हैं वो 4 तरह के होते हैं। सबसे पहला आता है वेस्ट। वेस्ट क्या होता है, एक होता है वेस्ट, एक होता है स्क्रैप, एक होता है स्पॉइलेज, और एक होता है डिफेक्टिव, और एक और यहाँ पर दे रखा है ऑब्सोलिसेंस। टोटल 5 टाइप के लॉस दे रखे हैं, ठीक है। ये ऑब्सोलिसेंस वैसे कम ही काम आता है, मेन जो काम आते हैं वो वेस्ट, स्क्रैप, स्पॉइलेज और डिफेक्टिव काम आते हैं। क्या होता है वेस्ट? द पोर्शन ऑफ रॉ मेटल विच इज लॉस्ट ड्यूरिंग स्टोरेज और प्रोडक्शन विच हैव नो एनी रियलाइजेबल वैल्यू इज कॉल्ड वेस्ट। बहुत सिंपल लैंग्वेज में, जिसका कुछ नहीं मिलता है, वो मटेरियल लॉस जिसका कुछ भी रियलाइज नहीं होता है, इज कॉल्ड वेस्ट। नॉर्मल वेस्ट इज एब्जॉर्ब बाय गुड यूनिट। अगर नॉर्मल वेस्टेज है तो उसको हम गुड यूनिट की रेट को इन्फ्लेट कर देते हैं, जैसे हमने इन्फ्लेट रेट कैसे करते हैं वो मैंने आपको बताया। और अगर एबनॉर्मल वेस्ट है तो हम उसको P&L अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। स्क्रैप, स्क्रैप वो होता है जिसका कुछ रियलाइज होता है। देखो, वेस्ट और स्क्रैप में बहुत, इन दोनों में डिफरेंस करने का तरीका क्या है? वेस्ट वो जिसका कुछ नहीं मिलता, स्क्रैप वो होता है जिसका कुछ मिलता है। मटेरियल विच आर डिस्कार्डेड विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग हैविंग स्मॉल रियलाइजेबल वैल्यू, जिसका कुछ मिल जाता है आपको। नॉर्मल स्क्रैप चार्ज टू गुड यूनिट, अमाउंट रियलाइज इज डिडक्टेड फ्रॉम कॉस्ट। एबनॉर्मल स्क्रैप नेट ऑफ रियलाइज अमाउंट चार्ज टू P&L अकाउंट। नॉर्मल स्क्रैप से तो गुड यूनिट की, अब मैं आपको बताता हूँ कैसे, ये स्क्रैप का एडजस्टमेंट कैसे होता है वो मैं आपको बताता हूँ। वेस्ट का मैंने आपको बताया, नॉर्मल है तो जो रिमेनिंग है उसकी रेट इन्फ्लेट हो जाएगी, क्वांटिटी कम होके कॉस्ट वही रहेगी और रेट इन्फ्लेट हो जाएगी, और जो एबनॉर्मल है उसका अमाउंट है वो P&L अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। स्क्रैप के केस में कैसे होता है, जैसे मान लो हमारे पास 1000 kg का स्टॉक है जिसकी रेट है 20 रुपीज़, ये हो गया 20,000। इसमें से 200 kg का स्क्रैप हो गया, और उसको बेचने से हमें मान लेते हैं 500 रुपये मिले। और अगर ये नॉर्मल है तो, हम क्या करेंगे, क्वांटिटी तो कम करेंगे, और हमें इसको बेचने से 500 रुपये भी तो मिले, तो 500 रुपये इसमें से कम हो जाएंगे, जितने रुपए मिले वो कम हो जाएंगे। तो रिमेनिंग क्वांटिटी कितनी, 800, और रिमेनिंग कॉस्ट कितनी, 19,500। तो 19,500 डिवाइडेड बाय 800 इक्वल्स टू 24.375। रिमेनिंग जो हमारे पास रॉ मेटल होगा उसकी रेट ये हो जाएगी। बट अगर ये एबनॉर्मल है, 200 यूनिट स्क्रैप और उसको बेचने से हमें 500 मिले, और ये 200 का एबनॉर्मल स्क्रैप है, तो क्या होगा, 1000, 20 और 20,000, ठीक है। जो 200 जो एबनॉर्मल स्क्रैप है उसकी रेट 20, ये हो गए 4,000 रुपये। आपके पास 800 बचा, उसकी कॉस्ट बची 16,000, रेट 20 रहेगी। अब जो ये जो 200 का एबनॉर्मल स्क्रैप है, 200 का एबनॉर्मल स्क्रैप है जिसकी कॉस्ट 4,000 है, हमें इसको बेचने से 500 रुपये मिले, तो ये जो 3,500 रुपये है वी चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 4,000 रुपये उसकी कॉस्ट है, उसको बेचने से हमें 500 मिले, तो जो नेट बैलेंस अमाउंट है 3,500 वो हम ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे। इसका जो रिमेनिंग गुड्स है 800, उसकी रेट पर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा अगर ये एबनॉर्मल स्क्रैप है तो। स्पॉइलेज क्या होता है? मटेरियल विच आर बैडली डैमेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन एंड दे कैन नॉट बी रेक्टिफाइड इज कॉल्ड स्पॉइलेज। हम रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट बना रहे हैं, आउटपुट बना रहे हैं, मगर ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग वो कुछ रॉ मटेरियल ऐसी बुरी तरीके से डैमेज हो गया है कि अब उसको वापस रेक्टिफाई करके उसको गुड्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते, उसको हम कहते हैं स्पॉइलेज। हम रॉ मटेरियल से आउटपुट बना रहे हैं, ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो सकता है वो इतना डैमेज हो गया कि अब इसको रेक्टिफाई नहीं कर सकते, रेक्टिफाई करके उसको गुड आउटपुट में कन्वर्ट नहीं कर सकते, उसको हम कहते हैं स्पॉइलेज। अगर नॉर्मल स्पॉइलेज है तो हमें क्या करना है, नॉर्मल स्पॉइलेज नेट ऑफ रियलाइज अमाउंट चार्ज टू ओवरहेड।
एबनॉर्मल स्पॉइलेज नेट ऑफ रियलाइज अमाउंट चार्ज टू P&L। अगर वो नॉर्मल स्पॉइलेज है तो जितना नुकसान हुआ है, अगर कुछ मिलता है तो वो लेस होके जो भी अमाउंट है वो ओवरहेड में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। कहाँ ट्रांसफर करेंगे? ओवरहेड में। और अगर वो एबनॉर्मल है तो जो भी नुकसान हुआ है उसमें से माइनस करेंगे जितना अमाउंट रियलाइज हुआ और बाकी को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। जनरली ये सब चीज़ें थियोरी के क्वेश्चन में आती है, ध्यान रखना। स्पॉइलेज, स्क्रैप, वेस्टेज, ये सब जो आता है थियोरी में क्वेश्चन आता है, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल लॉस। लास्ट है डिफेक्टिव। वैसे एक और है ऑब्सोलिसेंस। डिफेक्टिव वो होता है जिसको हम वापस से ठीक कर सकते हैं। रॉ मेटल से हम आउटपुट बना रहे हैं, ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बहुत बुरी तरीके से वो खराब हो गया, बट हम उसको सही कर सकते हैं, रेक्टिफाई कर सकते हैं और उसको गुड आउटपुट में कन्वर्ट कर सकते हैं, इज कॉल्ड डिफेक्टिव। It signifies those unit or portion of production which do not meet the quality standard. Normal defective net of amount realized charge to good production. Abnormal defective net of amount realized charge to P&L amount. Defective वो होता है जिसको हम वापस आउटपुट में कन्वर्ट तो कर देते हैं बट उसकी क्वालिटी वैसी नहीं रहती जैसी नॉर्मल गुड्स की रहती है। हम उसको वापस ठीक करके आउटपुट तो बना लेते हैं बट उसकी क्वालिटी जो है वो वैसी नहीं रहती जैसी नॉर्मल आउटपुट की होनी चाहिए। नॉर्मल डिफेक्टिव है तो जितना अमाउंट उसे रियलाइज होगा वो गुड प्रोडक्शन पे चार्ज होगा, और एबनॉर्मल है तो जो भी नेट अमाउंट है वो पिन। देखो जनरली सब में यही है, चाहे वेस्ट हो, चाहे स्क्रैप हो, चाहे स्पॉइलेज हो, चाहे डिफेक्टिव, सब में करना क्या होता है, जो नॉर्मल होता है उसमें जो भी अमाउंट चार्ज, उसमें जो बैलेंस आउटपुट होता है उसकी कॉस्ट इन्फ्लेट हो जाती है जनरली सब में, और जो एबनॉर्मल होता है उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। अगर कुछ अमाउंट रियलाइज होता है तो अमाउंट रियलाइज लेस करके फिर P&L में ट्रांसफर कर देते हैं, और जो नॉर्मल लॉस होता है उस सिचुएशन में हमें जो भी अमाउंट रियलाइज होता है वो जो रिमेनिंग आउटपुट है उसकी कॉस्ट में से वो अमाउंट रियलाइज माइनस करके नेट कॉस्ट निकाल लेंगे और क्वांटिटी में से क्वांटिटी लेस कर देंगे, और जो बैलेंस क्वांटिटी होगी उसकी रेट इन्फ्लेट कर दी जाती है, ठीक है। ऑब्सोलिसेंस, द लॉस इन वैल्यू ऑफ मटेरियल इज कॉल्ड ऑब्सोलिसेंस। कुछ मटेरियल ऐसा होता है जिसकी आपने मटेरियल को रखा, उसकी क्वालिटी पड़े पड़े ही खराब हो गई। Normal obsolescence charge to good production, same, and abnormal obsolescence charge to P&L। पड़े पड़े ही क्वालिटी खराब हो गई या फिर खराब हो गया मटेरियल, ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग नहीं, पड़े पड़े ही खराब हो गया या क्वालिटी खराब हो गई, उसको कहते हैं ऑब्सोलिसेंस। वेस्ट वर्सेज स्क्रैप, कनेक्टेड विथ रॉ मटेरियल मगर स्क्रैप कनेक्टेड विथ आउटपुट। विजिबल एंड इनविजिबल बोथ। वेस्टेज इनविजिबल भी हो सकता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल, हमने 1000 लीटर पेट्रोल को हमने स्टोरेज किया मगर कुछ हवा में उड़ गया तो हो सकता है वो पीछे 950 ही बचा, ये भी क्या है? वेस्टेज। ये विजिबल भी हो सकता है, इनविजिबल भी हो सकता है, मगर स्क्रैप हमेशा विजिबल होता है। नो रिकवरेबल वैल्यू वेस्ट में, मगर स्क्रैप में रिकवरेबल वैल्यू होती है, चाहे वो थोड़ी भी हो बट होती है स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप की रियलाइजेबल वैल्यू होती है। स्क्रैप वर्सेज डिफेक्टिव, कनेक्टेड विथ आउटपुट, कनेक्टेड विथ, ये कनेक्टेड विथ इनपुट है, कनेक्टेड विथ रॉ मेटल। स्क्रैप किसका होता है? रॉ मेटल का। डिफेक्टिव कनेक्टेड विथ आउटपुट बट इट कैन बी इनपुट एज वेल, हो सकता है। कैन नॉट बी एलिमिनेटेड, मगर आप डिफेक्टिव को ठीक कर सकते हो, ठीक है ना। कैन नॉट बी यूज्ड और रेक्टिफाइड, कैन बी यूज्ड आफ्टर रेक्टिफिकेशन। इनसिग्निफिकेंट रिकवरेबल वैल्यू, बट डिफेक्टिव में जो रियलाइजेबल वैल्यू होती है वो सिग्निफिकेंट होती है, बहुत कम नहीं होती, इसमें तो होती ही नहीं है, स्क्रैप में तो होती नहीं है, मगर इसमें सिग्निफिकेंट रिकवरेबल वैल्यू होती है। स्पॉइलेज एंड डिफेक्टिव कैन नॉट बी रेक्टिफाइड, स्पॉइलेज को आप सही नहीं कर सकते बट डिफेक्टिव को सही कर सकते हो। कैन बी सेल विथ और विदाउट रेक्टिफिकेशन, सेल विदाउट रेक्टिफिकेशन, डिफेक्टिव हमेशा रेक्टिफिकेशन के बिना ही सेल होता है। इसके बाद में आता है बिन कार्ड और स्टॉक कंट्रोल कार्ड में डिफरेंस। बिन कार्ड मेंटेन बाय स्टोर कीपर और स्टॉक कंट्रोल कार्ड मेंटेन बाय कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। इट कंटेन ओनली क्वांटिटी, इट कंटेन क्वांटिटी एंड वैल्यू बोथ। एंट्रीज ड्यूरिंग ट्रांजेक्शन, जब स्टॉक रखने जाते हो, मटेरियल रखने जाते हो, लेने जाते हो, उसी समय एंट्री हो जाती है। एंट्री आफ्टर ट्रांजेक्शन। इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन इज पोस्टेड, समराइज ट्रांजेक्शन में भी पोस्टेड। इसमें हर ट्रांजेक्शन आप
मान लो मॉर्निंग में 1 तारीख को सुबह आपने 500 किलो खरीदा, 500 किलो स्टॉक में रखा, उसकी एंट्री होगी। मान लो दोपहर में आपने फिर 300 किलो खरीदा, उस 300 किलो की एंट्री होगी। मान लो शाम को 1 तारीख को शाम को आपने फिर 100 किलो खरीदा, उस 100 किलो की भी एंट्री होगी। मगर स्टॉक कंट्रोल कार्ड में आप पूरे दिन की एक एंट्री भी कर सकते हो, पूरे वीक की भी एक एंट्री कर सकते हो। ऐसा हो सकता है स्टॉक कंट्रोल कार्ड में, मगर बिन कार्ड में हर एक ट्रांजेक्शन की एंट्री होगी। इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर आर नॉट रिकॉर्डेड, इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर आर रिकॉर्डेड इन केस ऑफ स्टॉक कंट्रोल कार्ड। ठीक है, तो बिन कार्ड और स्टॉक कंट्रोल कार्ड में आप बिन कार्ड क्या होता है, स्टॉक कंट्रोल कार्ड क्या होता है, उसके डिफरेंस के लिए वो भी लिख सकते हो और कुछ पॉइंट भी लिख सकते हो इसके बारे में। ये आपका कंप्लीट हो गया मटेरियल की थियोरी। तो मटेरियल के जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये थियोरी के भी बहुत सारे पॉइंट है। मटेरियल में से थियोरी का जो पॉइंट है बहुत सारे पॉइंट है, इसलिए हो सकता है कि कोई 2 नंबर या 3 नंबर का पॉइंट एग्जाम में थियोरी का आ सकता है। थ्योरी बहुत ज़्यादा तो नहीं है, बट हाँ ये भी कह सकता हूँ कि बहुत कम थियोरी भी नहीं है। बहुत सारे पॉइंट इसमें दे रखे हैं, इजी पॉइंट है, आप इजीली इन सब को आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। मटेरियल हमने रिवाइज किया, स्टॉक लेवल को हमने रिवाइज किया, EOQ को जो इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो को, मटेरियल कॉस्ट को, ABC एनालिसिस को, स्टोर लेजर को, हमने इन सारे पॉइंट को रिवाइज किया, कैसे कैलकुलेशन होती है, कैसे कौन कौन से पॉइंट में दिक्कत इसमें आ सकती है। तो यहाँ पर हमारे इस चैप्टर का रिवीजन और थियोरी कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। ओके, थैंक यू, बाय बाय।